तुम लोग उधर जाओ उधर। मीटिंग में चल रहा। हेलो। हेलो, नमस्कार जी। हेलो। हेलो, हाँ जी, नमस्कार। हेलो। नमस्कार एवरीवन। हेलो। जी हेलो। निहार जी, आपकी आवाज थोड़ी सी टूट के आ रही है। तेरह लोग सर जुड़े हैं अभी। आवाज आ रही है सर क्लियर? हाँ, मुझे आ रही है आपकी आवाज। जी। सब डॉक्टर ठीक साहब क्लियर लोग है। जुड़ गए। निहार रंजन जी की आवाज थोड़ी सी टूट रही हेलो। थी। हेलो। हाँ, आप ठीक है निहार जी। हाँ जी, हाँ जी, आगे आगे। मेरी आवाज हाँ आ रही दादा है? प्रणाम। हाँ, प्रणाम। चलिए। बहुत नमस्कार सर। नमस्कार डॉक्टर मित्रा जी। नमस्कार। चलो। चलिए धीरे धीरे हमारे हल्का फुल्का कार्यक्रम को धीरे धीरे रंग दें, शुरुआत करें, फिर देखते हैं। रंजन जी शुरुआत करें। हाँ, 5 मिनट हुआ है, अभी थोड़ा देर वेट कर ले क्या? जदे बाबू भी आएंगे थोड़ा। अच्छा ठीक है, दो चार मिनट वेट कर लेते हैं, कोई इशू हाँ, नहीं है। 2 4 मिनट। चलिए। वैसे आप शुरू करें तो मतलब 2-4 मिनट तो सब चीजों में लगी। हाँ हाँ हाँ।
चलिए धीरे धीरे स्टार्ट किया जाए, उसके बाद लोग धीरे धीरे आएंगे। गपशप का सिलसिला तो रहेगा ही। नमस्कार एवरीबॉडी, सब लोगों को मेरा नमस्कार। और डॉक्टर अजय घोष जी और प्रोफेसर डॉक्टर जेके मित्रा जी, मित्रा जी का मैं स्वागत करता हूं और उनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि वो इस कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं और अपने अनुभवों से और अपने सुझावों से लोगों को मदद पहुंचाएंगे। तो ये कार्यक्रम निहार जी संचालित करेंगे और निहार जी ने पहले भी बहुत सारे ये कार्यक्रम किए थे और पीछे डॉक्टर्स डे पे भी उन्होंने सुंदर आयोजन करके इस मंच को दोबारा से जागृत किया था। तो मैंने उनसे आग्रह किया था कि इससे समाज को काफी मदद मिली है और एक प्रयास जो बेसिकली अनावरत चल रहा था पहले, उसको फिर से दोबारा से चालू किया जाए और निहार जी ने इसके लिए कदम भी उठाए हैं। मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। प्रमेंद्र जी किसी कारणवश अपनी ऑफिशियल एंगेजमेंट की वजह से वो नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं, तो आज का संचालन निहार जी ही करेंगे। तो निहार जी, मैं आपसे आग्रह करता हूं कि कार्यक्रम को शुरू करें। इस आरोग्य मंच से जुड़े हुए हमारे समाज के अपने बड़े समूह को सादर प्रणाम करते हैं। और एक सफरनामा है जिंदगी का, और सफरनामा कहाँ से शुरुआत होती है, कहाँ जाके रुकती है, ये तो कोई नहीं जानता। लेकिन अगर इस सफरनामा को अपने जीवन के अनुभवों की चाशनी से अगर हम रंगते हैं, गढ़ते हैं और सुमधुर सुभाषित करते हैं, तो निश्चित रूप से न केवल ये हमें तात्कालिक रूप से हमें पुराने दिनों से अनुभव, पुराने दिनों का अनुभव, पुराने दिनों की बातें नवीनतम जानकारी से हमें रूबरू कराता है, बल्कि उन तमाम लोगों के प्रति भी एक तरह का हमारा आदर भाव, समर्पण देता है, जो हमारे पूरे जीवन पथ पर कहीं न कहीं हमसे जुड़े, हमारे जीवन पथ को सहज और सरस बनाने के लिए हर एक का कहीं न कहीं योगदान रहता है, किसी का कम, किसी का ज्यादा। तो ये जीवन पथ पे अखिल भारतीय रेडिकल संगठन दिल्ली की ओर से छोटा सा प्रयास कि हमारे जो बड़े हैं, हमारे जो अनुभवी लोग हैं, वो अपने अनुभव की चाशनी से हमें सराबोर करेंगे, ताकि उससे एक मधुरिमा लिए हुए हमारे जीवन की गति आगे बढ़े। तो आज इस मंच से सबसे पहले हम धन्यवाद देते हैं अपने अध्यक्ष महोदय को कि उनकी गतिशीलता के कारण हम पुनः गतिशील हो पाए हैं। हम अपने सचिव महोदय को, श्री चंदन दास जी को, जो सदैव किसी भी समय किसी भी काम को करने के लिए तत्पर रहते हैं, और यही तत्परता है कि हम लोग आज एक साथ इस मंच से जुड़ पाए हैं। हो सकता है कि लोगों को ये ज़हन में आता हो कि क्या है, हम जाकर अपनी बातों को, अपने स्वास्थ्य संबंधी बातों को किसी चिकित्सक से परामर्श लेते हैं और हम दवा ले लेते हैं, ठीक हो जाते हैं। निश्चित रूप से वो एक प्रक्रिया है, और ये बड़ी प्रक्रिया है कि हमको याद है कि जब हम मैट्रिक में नाम लिखाने आए थे और हमारे पिताजी काफी ज्यादा बीमार पड़ गए, हम नाम नहीं लिखा पा रहे थे। डॉक्टर अनिरुद्ध प्रसाद सिन्हा उस जमाने में डॉक्टर हुआ करते थे, भागलपुर के बड़े नामचीन डॉक्टर। जाने के बाद, देखने उठने के बाद बोलते हैं, अरे तोरा की होल छो, कुछ ने, और बड़ी कम दवा दिए। तो वो जो बात था, डॉक्टर
डॉक्टर न केवल अपने चिकित्सा से वरन अपनी उपस्थिति से, अपने स्नेहपूर्ण हाथों से, अपने स्नेहपूर्ण वाणी से, अपने वात्सल्यपूर्ण वाणी से सामने वाले को जिस तरह का स्नेहालब्ध कर देते हैं, वो उनके बीमारी से लड़ने का उसका आत्मबल जागृत हो जाता है। और यही इस मंच के माध्यम से हम चाहते हैं कि हमारे चिकित्सक वृंद जिनको जीवन का इतना अनुभव है, उनकी कुछ बातें हमें किस तरह से लाभान्वित करेगी ये तो हम पर निर्भर करता है, लेकिन उनका वह यहाँ उपस्थित होना ये हमें गौरवान्वित तो जरूर कर जाता है, और उनका यहाँ उपस्थिति हमें प्रेरित भी कर जाता है। हम प्रणाम करते हैं पुनः डॉक्टर अजय घोष जी को और डॉक्टर प्रोफेसर जेके मित्रा सर को, जिनकी कितनी भी व्यस्तता है, सही में हमारे पास कभी कभी हम निशब्द हो जाते हैं कि कल रात में अचानक से इतने बड़े लब्ध प्रतिष्ठित चिकित्सक को अगर 2 मिनट का मैसेज से समय मांगा जाए और वो कहे कि नहीं नहीं हम हैं, तो ये निसंदेह ये जीवन का बहुत बड़ा ईश्वर का बहुत बड़ा वरदान है कि आप जैसे बड़े लब्ध प्रतिष्ठित नामचीन लोग, हम लोग ऐसे साधारण लोगों के साथ हमेशा से इतने स्नेह और इतने वात्सल्यपूर्ण भावनाओं से जुड़े हैं। तो हम अब चाहेंगे, अभी कोविड का समय पुनः से कहीं ना कहीं लगता है, कहीं ना कहीं हम बीमार हो रहे हैं और इस तरह से डर भी बैठा रहता है। विगत पिछले सप्ताह में हम घर में सारे बच्चे और मैं खुद बुखार और ये सब से पीड़ित हो गया, तो एक डर अनजाना सा लगने लगा कि कहीं जांच कराएं, कहीं कोविड तो नहीं। और ये अनजाना सा डर कहीं ना कहीं हमारे सेहत को प्रभावित करता है, और सामान्य सेहत की बातें भी से हम बहुत समय अनजाने रह जाते हैं। तो हम दोनों डॉक्टर वृंद जो हमारे बड़े दादा हैं और उनका हम सबों को लाभ मिलेगा, तो हम पहले डॉक्टर अजय घोष दादा से ही अनुरोध करेंगे कि सबसे पहले उनको हम इस अखिल भारतीय रेडिकैस्ट मंच के तरफ से बहुत 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 बधाई दे रहे हैं कि उन्होंने जीवन का सफरनामा, अपने जीवन के अनुभव को, अपने संपूर्ण जीवन को एक किताब के शक्ल में उतारा है। और वही सफरनामा की बात से हमने भी आज की बात की शुरुआत की। तो दादा अपनी हम लोगों का आरोग्य मंच से संवाद शुरू करने के साथ पहले हम चाहेंगे कि आप जो जीवन का सफरनामा को जिन्होंने अपने शब्दों में उकेरा है, जो आने वाले पीढ़ी के लिए एक बहुत बड़ा आत्मबल का एक स्रोत होगा, तो उसके संबंध में बात आगे करते हुए दैनिक स्वास्थ्य के बारे में आप बताएंगे डॉक्टर अजय कुमार घोष। धन्यवाद निरंजन जी, निया रंजन जी, आपने यहाँ याद किया, आपने बुलाया, अवसर दिया, मैं बहुत आभारी हूँ आपका। और जहाँ तक सफरनामे का प्रश्न उठता है, मेरे जीवन में बहुत सारी घटनाएं हुई। मैं बहुत अवरोध को पार करके अपने जीवन की नैया को मुकाम तक पहुंचा पाया। अपने अनुभवों को लोगों से साझा करने के लिए मैंने ये सफरनामा किताब लिखी। इस किताब का मकसद था उन लोगों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन करना जिन्होंने सफर में मेरा साथ दिया। और मैं आज ऐसा भी हूँ, आपके सामने हूँ। इस सफरनामे में जिक्र है उन चीज़ों का, जब मैं मैट्रिक में पढ़ता था और पढ़ने के दौरान मेरा मैथ सब्जेक्ट था, अचानक बायोलॉजी में कन्वर्ट कर दिया गया। यदि आपको बायोलॉजी पढ़ना है, पढ़ाई बायोलॉजी की मैंने की, मैं प्रथम परीक्षा में फेल कर गया। प्री साइंस का 6 महीने का एक कोर्स रहता था, जब तक सब्जेक्ट को समझता वो एग्जाम हो गया, मैं फेल कर गया। काफी अंधेरा छा गया। लोग आते थे सहानुभूति प्रकट करने के लिए, लेकिन संशय की निगाह से देखते थे। फिर ऊपर से चिट्ठी आती है कि चूंकि आपका रिजल्ट काफी अच्छा है, तो अंडर हाई प्रोफिशिएंसी रूल आपको पास डिक्लेयर किया जाता है। मैं फिर पढ़ने लगा, बायोलॉजी जानता कुछ नहीं था, तो अभी बेसिक प्रीवियस पास कर गया।
इतना नंबर नहीं था कि मार्क्स बेसिस पर कहीं एडमिशन ले सकते। उसके पहले तक मार्क्स बेसिस पर ही एडमिशन होता था, लेकिन फिर कंपटीशन के द्वारा एडमिशन हुआ, सरकार का निर्णय हुआ और मैं पीएमसीएच के फर्स्ट कंपटीशन बैच का छात्र बना कंपटीशन के माध्यम से। तो एक अवरोध था जिसमें काफी डिप्रेशन में था, फिर परीक्षा हुई, मौका मिला, मैं निकल गया। फिर एक अवरोध जिसका मैं चर्चा करना चाहूंगा, मेरी पोस्टिंग हुई जामताड़ा में, ये छोटा सा शहर है और यहाँ 10 साल काम किया ही होगा। 1990 में एक बीमारी हो गई, देह में लाल लाल दाग निकलता था, मुंह में खून का छाला बन जाता था, कुछ पता नहीं चला रोग क्या है। आसनसोल तक में जांच करवाता था, सब नॉर्मल ही निकलता था। तो फिर लोगों ने कहा कि आपको कलकत्ता जाके दिखाने की जरूरत है किसी हेमेटोलॉजिस्ट से। जब वहां दिखाया तो पता चला कि क्रॉनिक आईटीपी है और ये दवा से कमेगा लेकिन छूटे उठेगा नहीं। और ये सहचरी बनकर, परछाई बनकर आज तक मेरे साथ है और मैं इससे निजात नहीं पा सका हूँ। दूसरा, जब इसी के चिकित्सा के सिलसिले में मैं वेलोर गया था तो वो लोग कुछ दवा दिए जिसमें कि आईटीपी एकदम ठीक हो गया, प्लेटलेट की संख्या काफी बढ़ गई, मैं काफी अच्छा था। एक दिन चैम्बर में बैठ के पेशेंट देख रहा था तो किसी पेशेंट ने कहा कि आपको इतना पसीना क्यों चल रहा है। मैंने कहा गर्मी है, देखो चलता होगा फिर चलते। कहा नहीं, ये अस्वाभाविक पसीना है, आप किसी डॉक्टर को दिखाइए। तो अजीब सा लगा, फिर मैं वेलोर गया उन्हीं से मिलने के लिए। तो उस समय जीवन में तूफान आ गया। उन्होंने ब्लड टेस्ट कराने के बाद कहा कि नाउ यू आर पेशेंट ऑफ क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया, आपको सीएमएल हो गया है। और ये 2000 की बात है, 2000 साल की बात है। उन्होंने कहा कि आपको सीएमएल हो गया है। उस समय तक इसकी कोई सटीक दवा नहीं थी, अब तो दवा काफी निकल गई है। उसमें तो कोई सटीक दवा नहीं थी। और उन्होंने कहा, काउंसलिंग करते हुए कहा कि दवाइयाँ 5 साल का जीवन दान दे सकती हैं, लेकिन बीएमटी बोन मेरो ट्रांसप्लांटेशन ही इसका एकमात्र उत्तर है। सिबलिंग्स के द्वारा आप जांच करवाइए, एचएलए टाइपिंग वगैरह कराइए, फिर आपकी चिकित्सा होगी। और हाइड्रोक्सी यूरिया टैबलेट लिख के उन्होंने मुझे रवाना कर दिया। जब मैं आया जामताड़ा तो मेरी एक सहपाठी है मधुबाला सिन्हा, उन्होंने कहा कि अब आप हेमेटोलॉजी से ऑन्कोलॉजी में ट्रांसफर हो गया है तो अब सीएमएच जाइए। वहाँ डॉक्टर एस एच अडवाणी बहुत बड़े नामचीन लोग थे। मैं उनसे मिला तो मन में काफी बवंडर था, तूफान था, जीवन नश्वर लग रहा था कि अंतिम समय लिखा हुआ है। तो संडे का दिन तो वो बैठे हुए नहीं थे, सीएमएच बंद था। मैं चला गया जसलोक मिलने के लिए, काफी परेशान हैरान था। तो उन्होंने देखकर कहा कि सुना काफी बंद से, फिर कहा कि अब तुम भूल जाओ, ये नजला जुकाम हो गया है, मैं दवा दूंगा तुम ठीक हो जाओगे। अगर ठीक नहीं भी हुए तो दवा निकल रही है, अमेरिका में निकल चुकी है, फूड एंड ड्रग कमिश्नर ने उसे पास कर दिया है, ह्यूमन यूज के लिए अप्रूव हो चुकी है और 2-4 महीने में दवा यहाँ आ जाएगी। ग्लिवेक दवा थी वो, नोवार्टिस की। तो उन्होंने कुछ दवा लिखी, साइटोसार इंटरफेरोन का इंजेक्शन दिया 5 लीटर, काफी कॉस्टली दवा थी, 4000 पर डे का खर्च था। वहाँ आया, चिकित्सा चला और 1.5 साल के बाद जब गया तो बोन मैरो टेस्ट के बाद उन्होंने लिखा कि नो फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम इज प्रेजेंट, साइटोजेनेटिक रिविजन हो गया है, अब आप जा सकते हैं, आप खाली ऑब्जर्व करते रहिएगा, बीसीआर रिवील टेस्ट करवाते रहिएगा। तो इस दौरान मेरी मानसिक स्थिति को संभालने में, मुझे ले आने में, जब मैं सिर्फ पेशेंट हो गया था तो जिस समाज ने हेल्प किया, मैं उस दिन फील किया कि आदमी परिवार से और समाज से बड़ा किसी हालत में नहीं हो सकता है। और उनका सहयोग, उनका अवदान, उनका आपको आशीर्वाद नहीं मिले, आप कुछ भी नहीं है। तो उन्हीं को कृतज्ञता ज्ञापन करने के लिए, अपने उतार चढ़ाव की चीज को प्रस्तुत करने के लिए मैंने ये पुस्तिका लिखने का, याद है, मैं को साहित्यकार तो नहीं हूँ, लिखने का अनुभव भी नहीं है, लेकिन उसी को मद्देनजर रखते हुए एक कृतज्ञता ज्ञापन के तौर पर अपने सफरनामा को लिखा। तो यार जी, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मौका दिया कुछ बोलने का। उसमें बहुत सारी चीज विस्तारित रूप में लिखी हुई है और मैं पीडीएफ भेज दूंगा, अगर आप चाहेंगे तो देख सकते हैं। जामताड़ा वो छोटी जगह में कोई पब्लिशर नहीं था, कोई प्रिंटिंग हाउस नहीं था, इसलिए मैं इसको पुस्तक का आकार नहीं दे पाया। वो जो वर्ड में लोग लैपटॉप में लिखते हैं उसी को प्रिंट करके किताब का रूप दिया। तो
आज के इस दिन में मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने सफरनामे का जिक्र किया, और मुझे खुशी है कि आपके माध्यम से मैं लोगों से बात भी कर सका, अपनी तकलीफ को साझा भी कर सका। और अब जब मैं क्रॉनिक आईटीपी का पेशेंट अब भी हूँ, और स्टेरॉइड लेता था प्रेडनिसोलोन काफी हाई डोज में 60 mg पर डे। तो पहले जब दवा ले रहा था तो उसके असर पे 3 महीने तक प्लेटलेट ठीक रहता था, 3 साल तक। तो क्रमशः घटते गया, 2 साल, 1 साल, अब तो 6 महीने के बाद ही रिलैप्स करने लगा। तो कलकत्ता में एक जूनियर महिला थी, उसने कहा कि अब आप रिफ्रैक्टरी आईटीपी के पेशेंट हो गए हो, आपको जरूरत है या तो स्प्रिंक्लर करा लीजिए, या रिटुक्सिमेब टैबलेट इंजेक्शन है, एंटीबॉडी थेरेपी है जो कैंसर में यूज होता है, या रोबिनोप्लास्टिन टर्मोवैक करके एक टैबलेट आई है, उसको खाइए। ताकि वो जो वैक्सीन ले रहा था उसमें प्रेशर बढ़ गया, शुगर बढ़ गया, ऑस्टियोपोरोसिस हो गया, स्पॉन्डिलोसिस का पेशेंट हो गया। मैंने कहा अब तो मैं इसे नहीं खाऊंगा। तो पटना में डॉक्टर अविनाश सिंह हैं, काफी अच्छे आदमी हैं, यंग है एकदम। उन्होंने कहा कि सर ट्रोम्बोपैक टैबलेट आप खाइए। मैं उसका सेवन अभी कर रहा हूँ, मेरा प्लेटलेट 2.5 लाख से ऊपर चला गया है। मैं बहुत खुश हूँ और अभी तक ठीक ठाक हूँ। यही मेरे सफर है जो मैं आपसे शेयर किया। बहुत बहुत दादा, इसके लिए धन्यवाद शब्द तो काफी कम है, क्योंकि जीवन हम किसी के जीवन को एक स्वरूप में देखते हैं, लेकिन जब उसके संपूर्ण जीवन को देखने का मौका मिलता है, जानने का मौका मिलता है, तो पता चलता है कि जो कई लोगों के दुख से दुख को हरने के लिए बैठे होते हैं, उनके जीवन में भी बड़ी उतार चढ़ाव, ज्वार भाटा रहती है। और यही जीवन का अनुभव दूसरे को प्रेरित करता है कि इतने कठिन परिस्थितियों से गुजरते हुए भी आपके तरह खुशमिजाज, आपको देख के हमेशा आदमी खुश हो जाने की प्रक्रिया में। कई बार हम लोगों ने भी किसी बीमारी के क्रम में जब भी आपसे सलाह ली, जानकारी ली, तो जिस तरह से आपका मुखारविंद देख के एक बार में जैसे दर्द सब भूल जाते हैं, ये विशेषता वो एक सफरनामा के रूप में हमारे साथ है। ये हमारी थाती हो। इसी शुभकामना के साथ अब डॉक्टर प्रोफेसर जेके मित्रा सर से हम अनुरोध करेंगे कि ठीक है, ये हो सकता है कि ये संवाद लगता हो कि हम कोई बीमारी से संबंधित बातें हम नहीं पूछ पाए, लेकिन ये जिस तरह का कई बीमारियों को किस किस रूप में गए, ये आदमी को एक किस तरह का बल दे जाता है, वो अभी कोई हमसे पूछे, क्योंकि डॉक्टर जेके मित्रा सर बखूबी इससे रूबरू हैं कि विगत 2 महीने से ज्यादा समय से शायद कोई दिन 2 दिन ऐसा नहीं होगा जिस दिन मैं एम्स में नहीं जा रहा हूँ। लेकिन डॉक्टर अजय घोषदादा और डॉक्टर जेके मित्रा सर के लगातार संपर्क, लगातार उत्साहवर्धन, लगातार सदैव उनका साथ खड़ा होना कितना संबल दे जाता है। वो जिसके साथ घटता है और जो पाता है वही समझ पाता है, जिन ढूंढा तिन पाइयां। हम चाहेंगे डॉक्टर जेके मित्रा सर अपने अनुभव से हम लोगों को थोड़ा प्रेरित करें। डॉक्टर जेके मित्रा। आवाज नहीं आ रही? सर माइक थोड़ा ऑन कर लीजिए प्लीज। उनकी आवाज नहीं आ रही, बिहार की आवाज तो आ ही रही। डॉक्टर जेके मित्रा सर थोड़ा माइक ऑन कर लें, आपका आवाज नहीं आ रही है प्लीज। हेलो, आपकी आवाज नहीं आ रही सर।
हेलो, न फोटो आ रही है न ये वीडियो आ रहा है, आवाज नहीं आ रही। हेलो, चंदन जी कहीं कुछ गड़बड़ी तो नहीं है? हमारे तरफ से ओके है, गड़बड़ी कुछ नहीं है। उनका भी माइक ऑन है, पता नहीं आवाज नहीं आ रहा। हाँ हाँ, उनका भी माइक ऑन है, अच्छा कुछ अच्छा बोल भी कोशिश कर रहे हैं, आवाज नहीं आ रहा उनका। मैं भी देखा, चेक किया मैंने दोबारा। अच्छा अच्छा। अब उनको अनम्यूट करता हूँ मैं। हाँ, हेलो हेलो, मुझे उनके माइक में कुछ प्रॉब्लम लग रही है, आप उनको कॉल कर सकते हैं चंदन जी को। अरे यशु, तत्काल जब तक डॉक्टर जेके मित्रा सर का माइक ठीक नहीं हो पाता है, तब तक डॉक्टर अजय दास से ही चाहेंगे कुछ सामान्य हेल्थ के बारे में लोगों को थोड़ा सा जानकारी दें कि एक लोग को बीमारी हो जाने पर जरूर हम डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन सामान्य हेलो हाँ, हेलो, नहीं आवाज अभी भी नहीं आ रही है आपकी। हेलो, हेलो आ रही है। हेलो, हाँ आवाज आ रही है अभी? अब आ रही है, अब आ रही है। आप तो आ रही है। असल में हमने टेस्ट किया था, उसमें पता नहीं लगा कि सबों को नमस्कार जब किया तो मुझे लगा कि आवाज दुख, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, पता नहीं कैसे आवाज का ये इशू हो गया। वीडियो आज अच्छा आ रहा था, आवाज नहीं आ रहा। पहले तो सभी गुरुजनों को, सभी को प्रणाम मेरा, और पहले निहार जी का धन्यवाद ज्ञापन करूंगा। ये फिर हम लोगों को मौका मिला, बहुत दिनों के बाद एक मंच पर आए, बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ। कभी कभी जो होता है मुसीबत, जो है मुसीबत एक अच्छा अवसर देता है। हम लोगों को जो कोविड से 2 साल जूझे, उस बीच में हम लोगों का जो ये ऑनलाइन जो मीटिंग या मिलना शुरू हुआ, वो भी एक वरदान है। तो कभी कभी एक जो अभिशाप जो है वो वरदान बन जाता है। और जीवन जैसा संघर्ष का नाम है, हमेशा यही बोलूंगा। और घोषदा को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बेस्ट विशेष, और वो स्वस्थ रहें, खुशी रहे, खुश रहे। सबसे बड़ी बात है खुश रहना। जैसा आपने कहा, जैसे निहार जी ने शुरू में कहा, 2 चीजें हैं, विल पावर और एक विश्वास। ये 2 चीजें जो है मरीज को हमेशा ठीक करती है। मेरे पास मरीज आते हैं, जैसे अभी है 2-3 दिन पहले की बात है, एक मरीज आया, बोला कि सर आपसे दिखाने के बाद तो हमको बहुत अच्छा लग रहा है, एकदम बिल्कुल ठीक हो गए। और उसको मल्टीपल कंप्लेन था, बहुत सारी तकलीफें थी। वो अभी तो हमने, आप दवा शुरू किए, खाना कौन कौन खा रहे हैं इसमें? बोला अब नहीं नहीं, दवा तो हम नहीं शुरू किए। मैंने सिर्फ बातचीत से उसको इतना अच्छा लगा कि उसकी सारी तकलीफें दूर हो गई। ही वॉज ऑल राइट। बड़ी बड़ी चीजें, अगर मान लीजिए जो है आप बहुत बड़े मुसीबत में हैं, और आप विल पावर आपकी है और उसको छोटा बना सकते हैं, तो राई को पर्वत बनाना, पर्वत को राई बनाना, ये आदमी के हाथ में रहता है, और आदमी के विल पावर में रहता है। विल पावर आप है तो बड़ी बड़ी जंग, बड़े बड़े जंग से, बड़े बड़े बीमारियों से जूझ कर भी आप ठीक रह सकते हैं और ये रह सकते हैं। जिंदगी नाम ही है, जीवन नाम ही है संघर्ष का, और हर एक के जीवन में उतार चढ़ाव आता है। एक कहानी मुझे जस्ट याद आ रहा है, जिसे मैं साझा करूंगा। एक बार एक बावर्ची ने बहुत बढ़िया से पुलाव बनाया और बिरयानी बनाया, बड़ा अच्छा से, बड़ा स्वादिष्ट बिरयानी। उसकी खुशबू पूरे वातावरण में फैल गई। जिंदगी के महक और जिंदगी की जो खुश नसीबी या खुश बातें जो है, खुशफहमी काफी ज्यादा देती है, और लोग काफी जिंदगी को देखते हैं और ये करते हैं। पर बनाते बनाते जब खाने का वक्त आया, तो उसने कहा कि भाई गलती से एक आध कंकड़ रह गया है, सो खाते वक्त जरा सा कीजिएगा।
देखिएगा कंकड़ नहीं आ जाए। जब खाने का दौर शुरू हुआ तो सबों के मन में ये भय आ गया कि कहीं कंकड़ मेरे को नहीं आ जाए, और सब काफी सावधानी से और काफी धीरे-धीरे संभल के खाने लगे। और बिरयानी का जितना अच्छा स्वाद था वो स्वाद नहीं रहा। सबों को कंकड़ का भय सताने लगा और कंकड़ ही का भय रहा। यही हाल हमारे कोरोना में भी हुआ और ये में हुआ। हम लोग अपनी खुशियाँ भूल करके और जो मौके, अच्छे मौके हैं, अच्छे अवसर हैं, उनको भूल करके हम हमेशा कोरोना से डरते रहे। और जीवन में जब संघर्ष का वक़्त आता है, एक संघर्ष का भी एक ईगो होता है। जो आदमी ज़्यादा ब्रेव होते हैं, ज़्यादा कठिनाई से गुज़रते हैं, उनका ज़िंदगी इम्तिहान लेती है। कड़े-कड़े इम्तिहान लेती है और इम्तिहान से आप गुज़र के अच्छे से निकल जाते हैं, तो वो सबसे बड़ी आपकी ज़िंदगी जीने का है। जैसे बोलते हैं ना, ज़िंदगी एक जीने की कला है, ज़िंदगी जिया जाता है और हमेशा जो उतार-चढ़ाव आता है, आप मुझे पता नहीं था कि आज निहारदा ने जो ये मीटिंग रखा है, इसका मकसद क्या है? और जैसे सफ़रनामा घोषदा ने कहा, सफ़रनामा हर एक की ज़िंदगी में आता है, उतार-चढ़ाव दे ही जाता है। मेरा नाम मेरी माँ ने रखा था जीवन, और इनकी बहुत इच्छा थी कि मैं डॉक्टर ही बनूँ। तो जब हम शुरू किए पढ़ना, तो जैसा घोषदा बोलते हैं, उस समय मैथ्स का प्रचलन ज़्यादा था और हम मैथ्स में लिए। मैंने जो मैट्रिक पास किया तो उसमें मेरा बायोलॉजी नहीं था। कॉलेज में आके फिर हुआ कि भाई ठीक है, अब चलो ठीक है, बायोलॉजी लेते हैं। बायोलॉजी और मैथ्स मेरा एक्स्ट्रा सब्जेक्ट था। उसके बाद पहला कॉम्पिटिशन दिया, तभी प्री यूनिवर्सिटी करके होता था इंजीनियरिंग का, मेडिकल प्री मेडिकल बंद हो गया था। तो जब दिया तो इंजीनियरिंग में सिलेक्शन हो गया, अच्छा सही में था। जहाँ चाहता वहाँ मिलता, रांची में बीआईटी में था, तो माँ देखे कि बहुत खुश नहीं है। तो हमने कहा ठीक है भाई, इंजीनियरिंग नहीं ज्वाइन करते हैं, चलो एक बार और लेते हैं। तब फिर बीए पार्ट 1 के बाद हम लोग का होता था, बीए पार्ट 1 किया, फिर इंजीनियरिंग का दिया, फिर उसमें कम्पीट कर गया। और मेडिकल देने के बाद जो भी बोलिए मन में धुक-धुक तो लगा रहता है कि हम लोग का एडमिशन होगा, नहीं होगा। फर्स्ट कॉम्पिटिशन बैच का घोषदा बोले थे, हम सेकंड कॉम्पिटिशन बैच में थे। और उस समय लगता था कि पता नहीं कम्पीट कर पाएँगे, नहीं कर पाएँगे, मेडिकल में नहीं होगा तो क्या करेंगे? इंजीनियरिंग में पहली बार छोड़ दिए, 1 साल अपने बैच से पीछे हो जाएँगे। लेकिन अब तब इंजीनियरिंग लेंगे। और फिर हमारा फिजिक्स ऑनर्स लेना था, तो हमारे जो सेंट जेवियर्स कॉलेज में हमारे जो इंचार्ज थे फादर डी ब्रावर, उन्होंने कहा कि नहीं, तुम्हारा तो मेडिकल में हो ही जाएगा, तुम छोड़ दोगे, मेरा सीट खाली रह जाएगा। हम बोले अगर नहीं होगा तो? तो बोले अगर नहीं होगा तो तुमको हम फिजिक्स ऑनर्स में ले लेंगे, फिजिक्स ऑनर्स में जॉइन करना। तो बॉटनी ऑनर्स में कॉलेज छोड़ करके दूसरे में किया। तो फिर मेडिकल में एडमिशन हुआ। ये तो मेडिकल का हुआ। मेडिकल की भी बहुत सारी कहानी है, कैसे मैं मेडिकल कॉलेज में आया, क्या हुआ, कैसे हुआ, ये सब कहानियाँ तो मैं सुनाकर, लेकिन ये संस्मरण जो है काफ़ी अच्छा लगा, बीमारी का जूझना। और ये एक होता है पीएसए टेस्ट। पीएसए टेस्ट का मतलब होता है कि आप प्रोस्टेट का वो बीच-बीच में टेस्ट करते हैं कि कहीं बढ़ नहीं। मैंने भी आफ्टर 55 एज हुआ, तभी 2 बार कराया तो देखा कि उसका रेंज थोड़ा-सा बढ़ा हुआ है। तब उसका जितना टेस्ट है वो कराया, एमआरआई भी कराया, कुछ नहीं निकला। लेकिन फिर देखा टेस्ट, तो ये है समझिए कि 2018 की बात। तो सबों ने कहा कि एक बार ठीक है भाई, बायोप्सी करा लो। तो मैं बायोप्सी कराया, तो देखा कि एडेनोकार्सिनोमा निकल रहा है, तो दैट वाज़ अ टाइप ऑफ कैंसर। तो हम दिल्ली में जाके ऑपरेशन कराया उसका। दो इट वाज़ एन अर्ली स्टेज, लेकिन कैंसर का ये करा के, और हम लोग के मन में कैंसर का जैसा रहता है, तो वो तो रहता ही रहता है। तो वो एक तरह से उसका फिर ऑपरेशन हुआ पूरा। तो चल रहा है, काम कर रहे हैं, सब ठीक-ठाक चल रहा है। उसको भूल करके और उसको ये करके हमेशा जो अपना जूझना और लड़ना जो है, ये चलता रहता है। फिर उसके बाद कोविड का समय आया। कोविड में 2020 मेरे लिए बड़ा खराब समय निकला। मैं करीब-करीब पूरे मिला के, मैं जनरल वार्ड, जनरल रूम में और ये आफ्टर द आईसीयू पूरा मिला के मैं करीब-करीब 36 डेज़ हॉस्पिटल में रहा। और आई वाज़ क्वाइट सीरियस एट दैट टाइम। ऑक्सीजन भी काफ़ी कम लेवल हो गया। और लेकिन सब ऊपर वाले की इच्छा, कोई कुछ नहीं कर सकता है। किसका वक़्त कब आएगा, किसको कंकड़ कहाँ मिलेगा, कुछ नहीं कह सकता है। लेकिन पुलाव का जो बिरयानी का है, उसे एन्जॉय करना चाहिए। ज़िंदगी में जो भी आ रहा है, जो भी है, जो भी इम्तिहान लेती है ज़िंदगी, उसे अच्छे से जूझना चाहिए। मन में विल पावर रहना चाहिए, ऊपर वाले पर विश्वास रखना चाहिए और अपना काम करते जाना चाहिए। कर्तव्य काम जो है वही असल है, वही आपको मन में शांति देगा और विश्वास देगा। ये चीज़ पहला चीज़ है। और जहाँ तक कि हेल्थ का सवाल है, लोगों की हेल्थ का सवाल है, कौन कब किस मुसीबत में आएगा हेल्थ के मामले में, ये कहना बड़ा मुश्किल है।
जिंदगी में भी आप जिस पर विश्वास कर रहे हैं, कब आप धोखा खाएंगे, कब क्या होगा, उतार चढ़ाव, और ये जिंदगी कभी स्मूथ नहीं चलती है। और इसमें जो रास्ते हैं वो बड़े कटीले और बड़े ये भी है, और इसी में मजा भी है। अगर कुछ कष्ट ना हो, अगर कुछ ऊपर नीचे नहीं हो, तो जिंदगी प्लेन जिंदगी वो जिंदगी नहीं है। जिंदगी में इम्तिहान होना और ये होना बहुत जरूरी है। तो ये भी है, जिंदगी का पार्ट है। इसलिए जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारे यंग जनरेशन है, यंग जनरेशन में आजकल मैं 2-3 चीजें देखता हूँ। पेशेंस, सब्र, सब्र की बहुत कमी है। वो चाहते हैं कि जितना जल्दी जो हम हासिल कर सके वो करें, प्लस उनमें सब्र नहीं है और एक भरोसा नहीं है, विश्वास नहीं है। आजकल जो हम लोग यंग में देखते हैं कि नहीं, जिंदगी बेकार है और जिंदगी कर लो। बड़ा दुख होता है जब यंग लाइफ का सडन डेथ या इस तरह से होता है। वो चीज को हम लोगों को यंग जनरेशन में काफी हद तक ये करना चाहिए, जो असमय जो किसी का अंत हो जाना, ये सबसे कष्टप्रद है। और हमारे यंग जनरेशन इस चीज पर लगे हुए हैं। किसी ने कहा है कि जो सबसे बड़ा चीज है, 3 चीजें लाइफ में सबको सीखना चाहिए। पहला सब्र, पेशेंस। दूसरा है बर्दाश्त करने की शक्ति, बर्दाश्त करें। और तीसरी चीज होती है नजरअंदाज करें। तो ये 3 मंत्र जो मूल मंत्र है लाइफ का, ये पहला तो आप सब्र रखें जरूर, हर चीज में सब्र की जरूरत है। आप ट्रैफिक में जा रहे हैं, ट्रैफिक का नियम पालन करना है। हड़बड़ हड़बड़ करने से, चाहे पास लेने से, इधर उधर चलाने से, जल्दी पहुंचने की फिर में नाजायज तरीका से या इलीगल वे में चलाना, ड्राइव करना, वो एक अलग बात हुई, उससे सावधान रहना चाहिए। दूसरा होता है कि हमारे को बर्दाश्त करना होगा। कुछ जो आपके मन के मुताबिक नहीं हो रहा है तो उसको बर्दाश्त करने की शक्ति। एक कहते हैं ना कि अपने मन का हो तो बड़ा अच्छा, और अपने मन का ना हो तो बड़ा अच्छा। अबुल कलाम आजाद की जो कहानी है, उसको अगर आप पढ़ेंगे, देखेंगे कि वो जब गए थे एडमिशन के लिए, तो बस चाह रहे थे कि हम सुसाइड कर ले और ये कर ले। एक ऋषिकेश में उनको एक गुरु ने बताया, संदेश दिया कि तुम्हारे लिए कोई ना कोई अच्छा काम भगवान सोच करके रखे हैं, इसलिए इसमें नहीं हुआ तुम्हारा। इस तरह से वो चीज जो है सब्र रख के बाद बंदा करना चाहिए। और उसके बाद हमेशा कुछ न कुछ जो है आपके लिए हिडन एजेंडा है, जो छिपा हुआ है, उस चीज को हमेशा ही करना चाहिए। और पेशेंस रख के आगे अपना करना चाहिए। कुछ बर्दाश्त करना होता है। तो बर्दाश्त करने की शक्ति भगवान सबको दे, और सबों में डेवलप होना चाहिए बर्दाश्त करने की शक्ति। कोरोना ने हमें सिखाया बर्दाश्त करने की शक्ति। कोरोना ने हमें सिखाया अपनों का महत्व। कोरोना ने सिखाया अपने सगे संबंधी और मिलना जुलना, बातचीत का क्या वैल्यू है, क्या महत्व है जिंदगी में, ये कितनी आवश्यक चीज है। एक दूसरे से बात करना, एक दूसरे को ढाढ़स करना, एक दूसरे को देखना, एक दूसरे से मिलना, ये जिंदगी का बहुत पार्ट है। तो नजरअंदाज करना है, चलो हुआ हुआ, कुछ बात को भूल जाओ, उस पर होता है ना, उसको नजरअंदाज करना बहुत जरूरी होता है। ये 3 चीजें लाइफ में हम सोचते हैं कि सबों को सीखना चाहिए, और हमारे यंग जनरेशन जो है वो इन 3 बातों पर जरूर गौर करें। एक सब्र रखना सीखें, दूसरा बर्दाश्त करना सीखें, और तीसरा नजरअंदाज करना सीखें। तो आज की बात में तो जो संस्मरण या जो अनुभव की साझा करना था, ये करता हूँ। हेल्थ संबंधी बातें शुरू हो गई तो फिर हेल्थ संबंधी बातें फिर कुछ करूंगा। कोई किसी का प्रश्न हो, हेल्थ संबंधी बातें भी करूंगा। तो उसमें अभी यही कहना है कि कोरोना खत्म नहीं हुआ है। और आवाज आ रही है ना? हेलो हाँ, आ रही हेलो, है। आ रही है, मैंने ऑडियो करी। हाँ, और ये करना कि जैसे सबका आना चाहिए ना। कोरोना खत्म नहीं हुआ है। कोरोना खत्म नहीं हुआ है का मतलब है कि अभी हमें जो सावधानी, जो 3 मूल मंत्र थे कि एक सैनिटाइजेशन, हैंड वॉशिंग, थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग, बिना मतलब कि इधर उधर जाना, थोड़ा हम लोगों को वो परहेज करना होगा। अभी देखिए कैसा नतीजा हुआ कि वायरल डिजीजेस या जो डिजीज, जो बीमारी पुरानी थी, जो दब गई थी, जो भूले बिसरे गीत, कभी कभी हम लोग बोलते हैं ना, भूले बिसरे गीत आ जाते हैं उभर के। आप सुनेंगे प्रोग्राम में भूले बिसरे गीत, एक कार्यक्रम ही होता है। तो भूले बिसरे बीमारियां जो है वो हमारे हो गया। अभी हमने देखा कि भाई क्या हो रहा है, तो मंकी पॉक्स का एक नया झमेला, एक डर, एक वातावरण में, और पेपर में, मीडिया में मंकी पॉक्स की बात आ गई। तीसरा एक अगर देखिएगा तो बच्चों में एक है, पता नहीं पेपर में उधर आया कि नहीं, लेकिन पेपर में मीडिया वाले तो सबसे पहले बीमारी पकड़ते हैं। तो एक होता है हैंड फुट माउथ डिजीज, जो एक वायरल डिजीज है। तो ये सब बीमारियां का नाम सुना सुना के पब्लिक में एक है जरूर, लेकिन सावधान रहने की जरूरत है।
लेकिन जिंदगी आगे बढ़ते रहेगा, आगे बढ़ते रहना है। भूल करके कि कंकड़ मिलेगा तो कंकड़ किसको मिलेगा, क्या मिलेगा। बिरयानी का जरूर मजा लेना चाहिए, बिरयानी के स्वाद का, बिरयानी के अच्छे ही का, और हमेशा कंकड़ का भय करके तो जिंदगी का मजा खराब न करें। तो यही मैं चाहूंगा कि कुछ बातें हैं जो आपके साथ साझा करता हूँ, और घोषदा और कुछ बोलें, और दूसरे लोग भी अपना जो बोलना हो, कोई प्रश्न होगा तो जवाब दूंगा। ठीक है निहाल। आज सही में इतना अच्छा लग रहा है, एक चिकित्सक से एक फिलोसफर लाइफ के दर्शन को इतना अच्छा से, जीवन दर्शन को जिस तरह से कहा जाता है, अपने नाम को सार्थक करते हुए आज हम लोगों के बीच। और आप देखें, हम लोग इस बात को अगर देखें कि कितने कठिन बीमारियों से ये लोग खुद जूझते हुए दूसरों को हमेशा सुख देने का, खुशी देने का काम, ये जीवन का कितना बड़ा दर्शन है। ये तो वही कर सकता है जो अंदर से संत हो, जो अंदर से आदर्श रखता हो, जो अंदर से साधु हो। तो साधु साधु करते हुए साधुवाद देते हैं इन लोगों को, जो आज बीमारी के बाद, बीमारी के अतिरिक्त कितना बड़ा संदेश जीवन का ये लोग आज दे के जा रहे हैं इस मंच से। आदरणीय अजय दर से हम अनुरोध करेंगे कि सेहत संबंधी बातों को आगे बढ़ाते हुए साथ में हम लोगों को जो वर्तमान में कोविड जैसे मंकी पॉक्स के बारे में बताया सर ने, कोविड के बारे में, तो थोड़ा अजय हम लोगों को अपना वर्तमान सामान्य जीवन संदेश देते हुए कोविड के प्रकोप और इसके बारे में भी कुछ बताते हुए आगे संदेश दें तो अच्छा। आदरणीय श्री डॉक्टर अजय घोष जी। धन्यवाद निहाल जी। जीवन दान ने तो बहुत अच्छी अच्छी बात बताई, अपराध सभी बातों पर चर्चा उन्होंने किया है। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि स्वास्थ्य जीवन का सच्चा साथी है। अगर स्वास्थ्य नहीं हो तो ये जीवन हर रिश्तों पर बोझ बन जाता है। तो आवाज आ रही है, कुछ इको हो रहा है। जो नहीं बोल रहे हैं कृपया माइक अपना ऑफ कर लें तो ज्यादा आवाज गूंजेगा नहीं। मैं उन चीजों की चर्चा करना चाहूंगा जिससे मेरा समाज आज पीड़ित है। कोविड के बारे में तो बहुत कुछ बातचीत हो चुकी है। देख रहा हूँ आवाज आ रही, बहुत आवाज आ रही है ना। कृपया अपना माइक, जो लोग नहीं बोल रहे हैं कृपया माइक ऑफ कर लें ताकि थोड़ा सा संदेश सब तक ठीक ठाक चले। चंदन जी एक बार म्यूट ऑल कर दें, फिर उसके बाद दोबारा से अनम्यूट कर दें डॉक्टर साहब को। हेलो जी डॉक्टर साहब। मैं कहना चाहूंगा कि स्वास्थ्य जीवन का सच्चा साथी है। जिस दिन स्वास्थ्य ने साथ छोड़ा, ये जीवन हर रिश्तों पर बोझ बन जाता है। आज हमारे समाज में बहुत तरह की बीमारियां देखने को मिलती हैं जो सिर्फ लाइफ स्टाइल चेंज के चलते हो रही, जो नहीं होती अगर हम ढंग से रहे होते। आप प्राचीन काल में देखिएगा, लोग बीमार कम पड़ते थे। कारण क्या था? उनका जिंदगी यापन करने का तरीका। वो मोटा खाना खाते थे, श्रम करते थे, उन्हें अच्छी नींद आती थी, काया स्वस्थ रहती थी, पेट का घेरा बढ़ता नहीं था और बीमारियां पास फटकती नहीं। आज का दिन जंक फूड का जमाना है। 4 पहिए 2 पहिए से जाना आना होता है, नींद नहीं आती है, मोबाइल लैपटॉप का जमाना है।
तो इन चीजों के कॉम्बिनेशन से जो विपदा आती है, जो विकृतियां आती हैं, वो हमें आज बीमार बना रही है। मैं उन चीजों पर आज विशेष रूप से चर्चा करना चाहूंगा। जैसे आप देखिएगा, हर परिवार में ये बीमारी हर परिवार में है। सब मोटापा के शिकार है। प्रायः लोगों को शुगर की परेशानी है, लोग हाइपरटेंसिव हैं, गांठ का दर्द है, सीढ़ी चढ़ने से कतराते हैं, बाहर निकलने से डरते हैं, दम फूलता है। ये सभी कारण लाइफ स्टाइल के चलते हैं। तो अगर हम इन चीजों से निजात पाना चाहते हैं, हमको अपना लाइफ स्टाइल चेंज करने की जरूरत है। मैं आज इसी बात पर जोर देना चाहूंगा। मैं हर घर में देखता हूँ, कम उम्र में लोगों को गांठ की शिकायत है, यूरिक एसिड की शिकायत है, चल फिर नहीं सकते हैं, हार्ट की शिकायत है, किडनी की शिकायत है, डायबिटीज की शिकायत है, हाइपरटेंशन की शिकायत है। इसका जो मुख्य कारण है, लाइफ स्टाइल में अंतर आना। हम लोगों को जो नॉर्मल लाइफ स्टाइल पर हम चर्चा करते हैं, लोगों को कहते हैं आपको 8 घंटे की नींद आनी चाहिए। आप 10 बजे सोइए, 6 बजे सुबह उठिए, अच्छी गहरी नींद लेकर। सुबह के वक्त आप कम से कम आधा घंटा वॉकिंग में लगाइए, आप सैर के लिए जाइए। क्योंकि गौतम बुद्धा ने हिपोक्रेट ने कहा था, वॉकिंग इज द बेस्ट एक्सरसाइज। इससे अच्छा एक्सरसाइज हो नहीं सकता है। कोई आदमी अगर प्रातःकालीन सैर 3 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चले, उसे पसीना आ जाए, तो उसकी मांसपेशियों में पंपिंग होता है, कार्डियो रेस्पिरेटरी में लंग्स और हार्ट का योगदान रहता है, तो अधिक फैलता है, फेफड़े में हवा आती है, तन मन उसका प्रसन्न हो जाता है। फिर अगर आधे घंटे का घर में योगासन करे, प्राणायाम करे, क्योंकि लंग्स का एक्सरसाइज है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज है, तो उससे उससे तरोताजा आदमी हो जाएगा। तो वॉकिंग करने से और प्राणायाम करने से 3 फायदा होता है, जो हम अपने में महसूस किए हैं कि जिस दिन हम अनुलोम विलोम करके थोड़ा सा घूम फिर के आते हैं, तो पेशेंट अगर हम देखें 4 घंटा भी, तो कोई परेशानी नहीं होती। और जिस दिन ये नहीं करते हैं या कमजोर आलस बस नहीं कर पाए, तो 2 घंटे के बाद ही जम्हाई आती है, कमरे में सोने का मन करता है, और कितना पेशेंट बचा हुआ है पूछने की बार बार जरूरत पड़ जाती है। तो मैं जनरल लोगों के लिए कहता हूँ कि ये बीमारियां हट सकती हैं अगर हम कुछ लाइफ स्टाइल में चेंज करें, अपने सोने की घड़ी को निश्चित कर दें, प्रातःकालीन उठ के सैर करें, 10 गिलास गुनगुना पानी पिए, 10,000 स्टेप्स पर डे चलें, तो मुझे उम्मीद है कि उन्हें रात में अच्छी नींद आएगी, घुटने का दर्द नहीं होगा और वो स्वस्थ रहेंगे। तीसरी बात हम लोग देखते हैं आहार पर। आजकल क्या है कि जंक फूड का जमाना है, लोग आपस में बातचीत नहीं करते हैं, बाहर से ऑर्डर दिया, मंगा लिया, खा लिया। आहार में जितनी जरूरत हो और जितनी जरूरत हो वही खाया जाए तो बेहतर होता है। घर का बना हुआ खाना हो तो अति उत्तम। घर के खाने में घर वालों का प्रेम रहता है। ऐसे भी लोग कहते हैं कि खाना जो बनता है उसमें अगर प्रेम का भाव रहे तो खाने वाले पर वो असर डालता है। आप देखेंगे किसी संत समागम में या इस्कॉन वगैरह में, जहाँ की भोग की प्रथा है, भोग खाने से आत्मतृप्ति होती है, लोग को अच्छा लगता है। तो ये खाना आहार एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको वही खाना है जिसकी जरूरत है, उतना ही खाना है जो आपको रुचे। खाने का 3 बेसिक इंग्रेडिएंट्स है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट। जो हम लोग की पारंपरिक भोजन शैली थी, जिसमें दाल भात सब्जी और थोड़ा सा घी हम लोग लेते थे, उसका महत्व था। क्योंकि खाने में 50% कैलोरी हमको कार्बोहाइड्रेट से ही आना है, 15% प्रोटीन से आना है, और थोड़ा फैट से और अन्य कारणों से आना है। तो हमारी ये पारंपरिक भोजन में सब कुछ था। और बहुत जो मांसाहारी थे, सप्ताह में 1 या 2 दिन मांसाहारी खाते थे। तो मैं लोगों से यही अनुरोध करता हूँ कि अपने लाइफ स्टाइल को ऐसा बनाइए जिससे कि आपको व्यायाम के लिए 1 घंटे का समय प्रतिदिन देना हो। ये बहुत एसेंशियल चीज है। हमने एक बार देखा कि क्रेमलिन में पुतिन अपने चैम्बर से जो गाड़ी पकड़ने आए, उससे कंप्लीट 2 किलोमीटर को वॉकिंग। और जो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर हैं, वो 1 घंटा जिम जरूर जाते हैं। तो जब लोगों में इतना अवेयरनेस है कि हम जिम करेंगे, वॉक करेंगे, घूमेंगे, तो हम अस्वस्थ नहीं रहेंगे। इसीलिए गौतम बुद्धा ने भी कभी कहा था कि ह्यूमन बीइंग इज द ऑथर ऑफ हिज ओन हेल्थ एंड डिजीज।
आपकी करनी आपकी भरनी है। आप नहीं चलेंगे, अधिक खाएंगे, आपका मोटापा बढ़ेगा, और जिस दिन पेट की रेखा 90 सेंटीमीटर क्रॉस कर जाएगी, आप हर तरह की बीमारियों के शिकार हो जाएंगे। हम लोगों में कहावत था कि जितनी बड़ी होगी पेट की रेखा, उतनी छोटी होगी जीवन की रेखा। और ये 90 सेंटीमीटर से ऊपर चला गया तो बहुत तरह के हार्मोन्स निकलते हैं जो आपको हाइपरटेंसिव कर देंगे, आपको डायबिटीज कर देंगे, आपको लिपिड प्रोफाइल गड़बड़ा जाएगा। और इनके गड़बड़ाने से क्या होगा, आर्टरियाँ ब्लॉक हो जाएंगी, आप हार्ट के पेशेंट हो जाएंगे, किडनी के पेशेंट हो जाएंगे। जितने टारगेट ऑर्गन्स है, ब्रेन, रेटिना, सब में असर डालेगा। तो हमारे एक प्रोफेसर शिवनारायण सिंह थे, कॉलेज में पीएमसी थे, उनका कहना होता था कि दवाइयों का कोई जरूरत ही नहीं है, दवाइयाँ लास्ट में आती। पहला आएगा आप में चेतना हो कि हमको ठीक होना है। दूसरा था कि आपको जानना चाहिए कि क्या खाना है। तीसरा आपको एक्सरसाइज करना है। और चौथा आपको उन चीज़ों से अवॉइड करना है, कोई चीज़ अल्कोहल एडिक्शन से अवॉइड करना है। अब फिर उसके बाद लोग कुछ कुछ दवा देंगे। अगर आप हाइपरटेंशन के पेशेंट हैं, आप नमक छोड़िएगा नहीं, स्मोकिंग छोड़िएगा नहीं, जंक फूड खाइएगा, तो फिर ढेर सारी दवा खानी पड़ेगी। लेकिन ये जो हम लोग का लाइफ स्टाइल है, इसमें दवा की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो मेरा यही अनुरोध होगा लोगों से, आम जनता से, कि अपने लाइफ स्टाइल को ऐसा बनाइए जिसमें कि दवा की जरूरत नहीं हो, और आप प्राचीन काल के जो लोग रहते थे, आपका स्वास्थ्य वैसा ही रहे। और मेरा यही अनुरोध होगा। और एक चीज मैं और कहूँगा, ये तो हम लोग जब भी हेल्थ की बात करते हैं, खाली फिजिकल हेल्थ की बात करते हैं, लेकिन उससे ही बड़ा एक हेल्थ है मेंटल हेल्थ। आजकल देखिएगा कि पति पत्नी में स्ट्रेस है, बच्चों के साथ एक कम्युनिकेशन गैप है, आपके पड़ोसियों से बातचीत बंद है। आजकल जो फ्लैट के आदि हो गए हैं, आपके बगल में कौन रहता है उससे आपका कोई कनेक्शन नहीं है। तो ये जो चीज है, ये आपको आइसोलेशन में एकांत रहने के लिए बाध्य करता है। एक आइसोलेशन का लाइफ आप जीते हैं, आप अलग थलग पड़ जाते हैं, ये ब्रेन में असर डालता है। फिर आपकी मेमोरी कमने लगती है, डिमेंशिया के पेशेंट बन जाते हैं, और बढ़ने पर बहुत लोग एल्जाइमर्स भी हो जाते हैं। तो मेरा कहना होगा, आप विटामिन का यूज कीजिए। ये कोई फूड सप्लीमेंट में नहीं बता रहा हूँ। विटामिन का मतलब है विटामिन ए आप लीजिए। विटामिन ए में क्या है, इट इज अटैचमेंट। हम बच्चों के साथ नहीं बात करते हैं, बच्चे हमसे बात नहीं करते हैं, हमको उनकी बात पसंद नहीं आती है, वो हमको समझना नहीं चाहते हैं, ऐसी बात हो गई है। तो नहीं, आपको अटैचमेंट दिखाना होगा, करना होगा। कुछ बातें आपको उनकी माननी है, कुछ बात आपके वो मानेंगे। आप उनसे एक कम्युनिकेशन बनाए रखिए, उनसे अटैचमेंट फील कीजिए, उनको समझिए, वो आपको समझेंगे। दूसरा विटामिन है बी, एक बॉन्डिंग होना चाहिए। आप उनके साथ खाने पर साथ बैठिए, उनकी बातों को डिस्कस कीजिए। पड़ोस हो, परिवेश हो, जहाँ के भी लोग हों, आपको अच्छा लगेगा, उनको भी अच्छा लगेगा। तीसरा विटामिन सी है केयर। अगर उन्हें कोई परिश्रम होता हो, कोई दिक्कत होती हो, आप उनका केयर कीजिए, आप उनके पास जाइए, उनसे मिलिए, सिंपैथेटिक एटीट्यूड रखिए, तो फिर वो आपके हो जाएंगे, आपका स्ट्रेस लेवल एकदम घट जाएगा। थर्ड है विटामिन डी, डेडिकेशन। ये 60K वाला विटामिन है जो वीकली लिया जाता है। तो ये विटामिन डी ऐसा है कि आप उनसे समय पर संपर्क करते रहिए। आप बाहर में भी हैं, आज हम यहाँ हैं, तो हरदम प्रयास करेंगे जीवन दास से बात करने का। रांची गए या जामताड़ा से भी, रंजन जी से, बिहार जी से और लोगों से, ये बातचीत करने में एक अपनापन आता है, लगता है कि मेरे अपने हैं, हम शेयर कर सकते हैं, एक स्ट्रेंथ आता है, कॉन्फिडेंस आता है। तो ये जो विटामिन की हमने बात की, ये लाइफ में खो रहा है, हमको इसको जागरूक करना है। और थर्ड चीज जो हम फील किए, कुछ दिनों ब्रह्म कुमारी के संपर्क में भी आए थे, तो वहां देखा कि राजयोग मेडिटेशन करने से, जो उसमें लोग कहते हैं कि आप अपने दोनों आंख के बीच, नाक के ऊपर में अपने आप को कंसंट्रेट कीजिए, जिसके पीछे में हाइपोथैलेमस है, तो एंडोर्फिन नामक हार्मोन निकलता है जो आपके प्लेजर हार्मोन, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। अगर आप आधे घंटे का मेडिटेशन करते हो, प्राणायाम करते हो, वॉक करते हो, तो फिर आप बीमार नहीं पड़ेंगे, ऐसा मेरा मानना है। तो मेरा यही जनरल कहना था निहार जी। जो लोग सुन रहे होंगे, तो बीमारियों का इलाज से अधिक अच्छा है कि हम उसको प्रिवेंट करें। और ऐसे लोग आज कह रहे हैं इंडिया इज द कैपिटल ऑफ डायबिटीज, इंडिया इज द कैपिटल ऑफ हाइपरटेंशन। हर घर में हर 5 आदमी के बाद एक आदमी हाइपरटेंसिव है, डायबिटिक है। और फिर इनके कॉम्प्लिकेशन में किसी का डायलिसिस चल रहा है, किसी का बाईपास हो रहा है,
किसी को स्ट्रोक हो गया है तो पैरालिसिस देकर भोग रहे हैं। तो इन चीजों से हम निदान पा सकते हैं सिर्फ अपने लाइफ स्टाइल को चेंज कर। ये बहुत महत्वपूर्ण बात थी जो मैं शेयर करना चाहता था, और मैंने इसकी चर्चा अपने सफरनामे में भी की। एक मैं सोचा कि इस समाज के प्रति मेरा ऑब्लिगेशन भी है, बीइंग अ डॉक्टर। जो सिंपल सिंपल चीज है जानते सब कोई हैं, लेकिन अगर बार बार बोली जाए तो उसका असर होता है। मैंने आपसे चर्चा किया ना कि अगर हमको ये कहा जाए कि बिना झूठ बोले भी रहा जा सकता है, तो अगर प्रैक्टिकल में करके देखेंगे कि कोई ऐसा मौका आया जो हमको लिए एम्ब्रेसिंग था, हम चुप रह गए तो बहुत चीज से बच गए। तो ये चीज जानते सब है, लेकिन बार बार बोलने से हो सकता है कुछ असर हो। तो आपने मौका दिया, मैं अपनी चीजों को बता पाया, और धन्यवाद। मैं और क्या बताऊं, अगर कोई प्रश्न हो तो मैं भी जवाब देने को तैयार हूँ। ऐसे डॉक्टर जितेंद्र जी है। हाँ। जी जी। आज तो ये संवाद एक यादगार संवाद बन के आरोग्य मंच से रह जाएगा, क्योंकि आज जीवन को जीवन दर्शन और आध्यात्मिक वैज्ञानिकता सब लिए हुए आज हम लोग बात कर रहे हैं। और कितना कठिन चीज को कितना सहजता से आप दोनों चिकित्सक वृंद ने अपने जीवन के अनुभव से वर्णन किया है। कुछ लोग प्रश्न लेकर भी आएंगे। एक हमारे मंच से ब्रिजेश जी हैं, वो अपना हाथ रेज किए हुए हैं। कृपया अगर कुछ पूछना चाहें तो ब्रिजेश जी अपना सवाल पूछें। धन्यवाद निहार जी। प्रश्न नहीं पूछना है, जो भी मैं सुना हूँ उस पे 2 शब्द मैं कहना चाहता हूँ। आज मैंने डॉक्टर घोष सर को सुना और डॉक्टर मित्रा सर को। डॉक्टर होना, इंजीनियर होना या किसी भी प्रोफेशन में जाना हमारा एक प्रोफेशन है। आप फौज में जा सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, वकील हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, पॉलिटिशियन हो सकते हैं, लेकिन अंततः आप मनुष्य हैं। डॉक्टर घोष साहब ने अपने जो सफरनामा का संक्षिप्त विवरण दिया, उसमें जो मानव मन की जो भी संवेदनाएं होती हैं वो सब में आती हैं। डॉक्टर हों, दूसरों का बीमारी दूर कर रहे हों, लेकिन जब स्वयं बीमार होते हों तो जो मनोभाव आता है, जो सुख दुख का एहसास होता है, उत्साहहीनता आता है, प्रसन्नता चली जाती है, अवसाद आता है, वैसे में कैसे हमको संयमित रह के अपने पास आए हुए जो कठिन परिस्थिति है उससे बाहर निकलना है। और इसमें हमें ही लड़ना है, हमें ही अपने मनोबल को बढ़ाना है, हमें ही सचेत रहना है, हमें ही जो जो हमारे लिए प्रिस्क्राइब्ड हो उसको करना है, और मन में एक आत्मबल रखना है। डॉक्टर मित्रा साहब ने आने वाले जो हमारी पीढ़ियां हैं उनके विषय में बड़ा 2-3 शब्द कहा कि सब्र करना, बर्दाश्त करना और नजरअंदाज करना। ये इतना बड़ा फॉर्मूला है। मैं थोड़ा बीपी का मरीज हूँ, काफी उग्र हो जाता हूँ कभी-कभी, लेकिन अगर इसका 5% हर समय तो आदमी उग्र नहीं होता है, लेकिन कभी परिस्थितिवश हो जाता है। बस वहां पर अगर ये बिंदु हमें याद आ जाए कि हमें बर्दाश्त करना है, नजरअंदाज करना है, थोड़ा सब्र कर लो, तो अगर आपकी कुछ अपेक्षाएं हैं नहीं पूरी हो रही है तो भी आपको उद्विग्न नहीं होना है, सब्र कर लीजिए, समय पे आएगा। बहुत बड़ा मूल मंत्र उन्होंने दिया है। फिर बाद में डॉक्टर घोष साहब ने जो कहा है कि हमें अपने जीवन की जो हमारी दिनचर्या है, लाइफ स्टाइल है, उसको सुधारने की जरूरत है। विगत 3-4 दशक में पूरा भारत और हर घर किसी न किसी रूप में बीमार है, चाहे वो डायबिटिक हो, किडनी के मरीज तमाम बढ़ रहे हैं, तमाम नौजवान लोग किडनी के मरीज हो गए हैं, हार्ट के पेशेंट हो रहे हैं। क्योंकि हम लोग क्या है कि समाज में समृद्धि बढ़ी है, हम लोगों ने आरामदायक जीवन बना लिया है अपना। हमें सुबह उठना, थोड़ा परिश्रम करना, वॉकिंग करना, भोजन को संयमित रखना, जो शरीर के लिए आवश्यक हो वही लेना, ये सब थोड़ा प्राणायाम करना, योगा करना, अपने को स्वस्थ रखना। और जब आप स्वस्थ हैं तभी समाज के लिए, अपने परिवार के लिए या किसी के लिए आप उपयोगी हैं। स्वयं अगर आप बीमार हैं तो आप दूसरे के लिए भी बोझ हो जाएंगे। आज की जो ये वार्ता रही, वाकई लोग अगर इसको कोई भी अगर इसका थोड़ा भी अनुसरण करता है, अपने जीवन में लाता है, तो बीमारी को अपने से दूर रख पाएगा, मन उसका स्वस्थ रहेगा, प्रसन्न रहेगा और
परिवार में भी वो एक आदर का स्थान प्राप्त करेगा। मैं डॉक्टर घोष साहब का, डॉक्टर मित्रा साहब का, अब और सभी संयोजक लोगों का, जो भी इसमें सम्मिलित हैं, सबका आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद गिरिजेश जी। डॉक्टर, इस पे हम लोगों के साथ इधर बीमारी के संबंध में कुछ चर्चाएं है। किसी का मैसेज आया था कि विगत कुछ दिनों में मैं 2 बार कोविड से पीड़ित हुआ। तो ये बार बार कोविड का टीका लगने के बाद भी कोविड का होना, डॉक्टर मित्रा साहब से हम जानना चाहेंगे कि ऐसा क्या संभव है या ऐसा होता है तो उसमें क्या विशेष शारीरिक कारण हो सकता है, ताकि इससे हम लोग भी कुछ जानकारी हो आम आदमी को भी और थोड़ा प्रिकॉशन लिया जा सके। डॉक्टर जेके मित्रा सर। पहले तो गिरिजेश जी ने जो कहा और घोषदा ने जो कहा, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और फिजिकल एक्टिविटी, ये 2 चीज फिर बहुत जरूरी है। और हर एक चीज का फिर वही जो बोलते हैं ना, आदमी का खाना बताता है उसका लाइफ कैसा है, खाना ही बताता है उसका। वो कहते हैं कि इंक्रीज योर लाइफ लाइन बाय डिक्रीजिंग योर वेस्ट लाइन। तो ये सब चीजें तो बहुत है। सबसे दुख की बात या सबसे जो हमारे लिए चिंता का विषय है वो है कि इन सब बीमारियों का जो लाइफस्टाइल से एसोसिएटेड हैं, डायबिटीज हो, ब्लड प्रेशर हो, हार्ट डिजीज हो, सब हमारे यहाँ कम उम्र के लोगों में हो रहा है। आजकल के बच्चों में देखिएगा कोला कल्चर या फास्ट फूड कल्चर, ये हमें बहुत जोर से विनाश की ओर ले जा रहा है। मेरा एक आर्टिकल पूरा था, एक एडिटोरियल वाला आपने छापा था, शायद आर्टिकल रह गया था, पत्रिका में जगह नहीं होगी, उसमें सब बातों का हमने जिक्र किया था डिटेल से। तो खैर वो तो बात हो गई है, तो बताने की बात है, इसे प्रैक्टिस करना है। और जिंदगी में कोई भी चीज एक दिन नहीं होता है, करत करत अभ्यास इसको बोलते हैं। तो ये सब जो इतनी भी अच्छी बातें हैं या जो भी है, जो भी सिद्धांत है, जो लाइफ का प्रिंसिपल है, उसे प्रैक्टिस करना चाहिए। और आहिस्ता आहिस्ता करते करते कोई भी चीज बर्दाश्त होना या कोई चीज भी कभी सब्र करना जो है, नजरअंदाज करना, ये सब बाई प्रैक्टिस ही आएगा। बोल देने से, चाहे करने से वो नहीं होता है। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन भी वो धीरे धीरे करते ही पन्ने पाएगा। तो ये आपने जो प्रश्न किया कोविड का, तो कोविड दोबारा तो हो रहा है जरूर। और मैं तो कहूंगा कि वैक्सीन जो ले रहे हैं, जब भी मौका मिले तो 3 डोज जो अभी चल रहा है कि पहला डोज लिया, फिर सेकंड बूस्टर लिया, तीसरा जो प्रोफाइलेक्टिक डोज है, जब जिसको जैसा मौका मिले, जो भी वैक्सीन मिल रहा हो, कोविशील्ड हो, कोवैक्सीन हो, वो ले लेना चाहिए और लेना ही लेना है। दोबारा अटैक, किसी ने कहा कि मुझे तीसरी बार भी अटैक हो गया, तो अटैक तो दोबारा अटैक हो सकता है, क्योंकि चेंजिंग स्ट्रेन है। ये जो वायरस का सबसे बड़ा जो क्वालिटी होता है म्यूटेशन, हर एक चीज में है कि सर्वाइवल। और ये जो वायरस या बैक्टीरिया है, वो भी साइंस अच्छी तरह से जानते हैं। साइंस उनके पीछे भागता है, नेचर उसे पकड़ता है। तो वो अपना सर्वाइवल के लिए उसे रहना पड़ता है, वातावरण में रहने के लिए वो अपना जीन को चेंज करता रहता है। और इतने सारे जीन हैं, और कोविड वायरस में हमारे जो ऊपर का कोर है, फिर अंदर का ये है, फिर स्पाइक्स है, उसमें स्पोर है। तो इस तरह से करके 3-4 एंटीजन जो हैं, उसके सब टाइप्स जो है काफी रहते हैं। तो कहने का मतलब जो जिसमें भी इसका म्यूटेशन है, बदलावट है अपने ये के लिए, तो वो होता ही जा रहा है। और दोबारा इन्फेक्शन होना ऐसा कोई आश्चर्य की बात नहीं है, दोबारा आश्चर्य हो सकता है। हमारे पास 2 प्रॉब्लम बहुत ज्यादा जो सुनने को मिलता है या देखने को मिलता है आ रहा है। एक है पोस्ट कोविड सिंड्रोम या लॉन्ग कोविड सिंड्रोम। जो कोविड हुआ उसके बाद भी उसकी जो कॉम्प्लिकेशंस है वो परसिस्ट करना और वो काफी दिनों तक चलना, ये कुछ लोगों में प्राप्त मिलता है, ऐसा भी पाया जाता है। और दोबारा अटैक या इवन थर्ड टाइम अटैक किसी को भी हुआ है। एक इसमें यही अच्छी बात है कि दोबारा जैसे देखते हैं तो दोबारा सीवियरिटी ज्यादा नहीं होती है, उतना सीरियस नहीं होता है और जल्द ठीक हो जाता है। जैसे हमारे यहाँ फ्लू है, इन्फ्लुएंजा वायरस की बात अगर करें तो इन्फ्लुएंजा 1 साल होता है, फिर दोबारा दूसरा साल भी होता है। इसका वैक्सीन देखिएगा तो वैक्सीन भी चेंज होते रहा है। हमें तो लगता है कि हमें कोरोना के साथ रहना सीखना होगा। ये कोरोना वायरस कभी खत्म होने वाला नहीं है, कोविड बीच बीच में आता रहेगा और अपना जो छाप है या अपना जो परेशानी जो हमें डालता रहेगा, ये जल्द जाने वाला नहीं है। स्पेनिश फ्लू को भी जाने में हालांकि 2 साल 3 साल में गया था, धीरे धीरे करता करता कम हुआ था।
उस समय कन्फाइनमेंट था और उस समय उतने ज्यादा जो संचार का है या ट्रांसपोर्टेशन है उतना विकसित नहीं था, इसलिए एक जगह की बीमारी दूसरी जगह जाने में उतना वक्त नहीं लगता था, हालांकि वो भी काफी जगह में फैल गया था। लेकिन ट्रांसपोर्टेशन की कमी या जो साइंस का जो कहते हैं जो इतना ये है, आजकल तो ग्लोबलाइजेशन हो गया है, सारी दुनिया एक हो गई है, एक ओर से दूसरा छोर जाना चाहिए करना, बीमारी का फैलना एक कंटेनमेंट नहीं होता है वैसा और फैल सकता है। तो दोबारा किसी को अगर अटैक हो रहा है तो इसमें घबराने की बात नहीं है, सावधानी तो बरतनी होगी जहां भी है। अभी हम देख रहे हैं कि अगर मान लीजिए मास्क पहन के आप कहीं जाते हैं तो लगता है कि ऑड मैन आउट आप ही हो गए, बाकी सब बिना मास्क के हैं, आप मास्क लगाए हुए हैं तो आप ऊपर थोड़ी सी लोगों को लगे कि अरे मास्क लगा के अभी तक घूम रहा है। लेकिन थोड़ा डिस्टेंस और थोड़ा सावधानी तो बरतना होगा, खास करके जब इसका ब्रेक होता है या खास करके सर्दी खांसी बुखार का जब केसेस बढ़ रहा हो चाहिए हो, उस वक्त थोड़ा सा सावधानी रखने की जरूरत है, सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि दोबारा अटैक ना हो ऐसा नहीं। और वैक्सीन लगता है जैसा अभी तो रिकमेंडेशन या गाइडलाइन में ये चीज नहीं आया है, पर अभी भी गाइडलाइन में लगता है कि आएगा कि हर साल एक वैक्सीन एक डोज लेना पड़ेगा, जैसे इन्फ्लुएंजा का रिकमेंड करते हैं हर साल लेने का। मुझे तो लगता है कि हमारा कोविड तो काफी हद तक खत्म हो गया है, चिंता की बात नहीं है। पहले हम लोगों का अटेंडेंस काफी ज्यादा रहता था, आज देखिए अटेंडेंस बता रहा है कि अब लोग धीरे धीरे हेल्थ के लिए थोड़ा सा बेफिक्र हुए, पहले की संख्या ज्यादा रहा करती थी, अब लोग थोड़ा सा निश्चिंत हो गए कि हाँ भाई ठीक है दो इसका है तो कहा, इसलिए आज कम लोग आए, उसे राखी का त्योहार भी है आज, इसलिए लोगों को वक्त नहीं मिला होगा ज्यादा। लेकिन ये हमारे यंग लोगों के लिए संदेश है कि जो घोषदा ने बताया, जो एक जिस तरह का पालन करना चाहिए नियम, वो पालन जरूर करें, खाने पीने पर ध्यान दें और फिजिकल एक्टिविटी जरूर रखें। ये दो चीजें काफी जरूरी चीजें हैं। और चिंता मुक्त जीवन नहीं होता है, कैसे चिंता को कम करें और कैसे अपने आप को तनाव मुक्त रखें। आजकल का तनाव जो है रेस ऑफ लाइफ, तनाव सबसे बड़ा चीज हो गया है, स्ट्रेस, हर चीज में स्ट्रेस है। बच्चा नर्सरी से लेके वो पूरा एंट्रेंस पूरा तक तनाव झेलता है। तनाव को कैसे कम किया जाए, इसके लिए तो पेरेंट्स को काउंसलिंग और पेरेंट्स को ये करना चाहिए। महत्वाकांक्षा जो है, महत्वाकांक्षी हम बच्चे को शुरू से बना देते हैं, 90% नंबर आना चाहिए और ये आना चाहिए। 2-4 लाइन छोड़ करके कि डॉक्टर है, इंजीनियर है या आईएएस है, चाहे और जो दो चार चीज को छोड़ के बाकी बच्चों को कभी हम लोग बोलते भी नहीं है कि बनो ये चीज, जबकि लाइन काफी ज्यादा है और बच्चे को ही करना चाहिए। जिंदगी का महत्व होना समझना चाहिए। जो हमारा महत्वाकांक्षा या ड्रीम देखना है अच्छी बात, लेकिन उसके पीछे पागल होना, दीवाना होना, ये चीज थोड़ा सा कम करें। बच्चे को अगर 70% भी आता है, 80% भी आता है तो उसे एनकरेज करना चाहिए, उसको हिम्मत बनाना चाहिए, उसके साथ समय व्यतीत करना चाहिए। आजकल तो मोबाइल युग में ना पेरेंट्स के पास समय है ना बच्चों को समय है, बच्चे भी मोबाइल देखना ऑनलाइन क्लास में पूरी अच्छी तरह सीख गए हैं, सबों का अपना अपना पर्सनल मोबाइल हो गया है ज्यादातर, और स्क्रीन टाइम सबका बढ़ गया है, काफी स्क्रीन टाइम बढ़ गया है, तो उस पर भी हम लोग कंट्रोल करना होगा, उसको भी देखना होगा। मैं तो आजकल देखता हूँ कि तनाव जो है वो काफी महत्वपूर्ण है, इसे कंट्रोल करना काफी जरूरी है, जिसमें कि समाज का, परिवार का, पेरेंट्स का काफी ज्यादा सहयोग चाहिए और उन लोगों का साथ चाहिए। बच्चे आजकल के जो है इस चीज से बहुत जूझ रहे हैं, उन्हें संभालना हमें काफी जरूरी है, जो कि सेकेंड जनरेशन या जो फ्यूचर है वो ब्राइट रहे। तो इन्हीं शब्दों के साथ और कोई प्रश्न हो तो मैं जवाब देना चाहूंगा। आज के मंच से जुड़े हुए आर के सिन्हा जी हैं इस मंच से, हम चाहेंगे कि वो अगर कोई प्रश्न लेकर आए हों या कुछ उनका सुझाव हो तो आर के सिन्हा जी से अनुरोध करेंगे कि वो बताएं। नहीं, मैं आर के सिन्हा बोल रहा हूँ। ऐसा कोई प्रश्न हमारे इसमें नहीं है, जितना जो प्रश्न दिया गया है वो प्रश्न से जो मन में उतावला था वो पूरा हो गया है, ऐसा कोई प्रश्न नहीं है। बस हमें ये मिला था इंटीमेशन, तो मैंने ABR की मीटिंग ज्वाइन किया। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आपका, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है कि कुछ संशय, कुछ
लाइफ है, कुछ जानकारी मिलती है और हम को अच्छा लगता है कि चलिए ये जानकारी से हम आने वाले समय को थोड़ा और अच्छा बेहतर कर पाए। बहुत धन्यवाद सिन्हा साहब। हम अजीत कुमार दास जी इस मंच से जुड़े हुए हैं, अगर उनका कुछ अनुभव हो, उनका कुछ सवाल हो तो अजीत दास जी से अनुरोध करेंगे कि वो अपना प्रश्न लेके आए। हेलो, नमस्कार सभी को, खासकर डॉक्टर अजय घोष जी को और डॉक्टर मित्रा जी को। आजकल का जो समय में लोग परेशानी हो रही है, लोगों को घर में बुखार ज्यादा हो रहा है, टेम्परेचर और शरीर बहुत टूट रहा है। लोग बहुत काफी परेशान हैं, घरों में, हर घर में ये प्रॉब्लम्स आ रही है। इसके निदान के लिए घर में क्या कर सकते हैं? आपने देखा हर घर में अभी बुखार का, सर्दी खांसी का ये चल रहा है, तो ये फ्लू है या कोविड का रूप है। जब तक टेस्ट कराएंगे, अभी तो हमसे एक आदमी ने कहा कि सर टेस्ट नहीं कराएंगे, टेस्ट करा देंगे पॉजिटिव निकल जाएगा, झंझट पड़ जाएगा। तो टेस्ट कराने से भी लोग थोड़ा कतरा रहे हैं, जरूर ये बात है, कतरा रहे, नहीं चाहते हैं टेस्ट कराना। लेकिन है तो वायरल ही। वायरल का मतलब होता है एक दूसरे से फैलने वाला, एक दूसरे से रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जो फैलने वाला है। तो अभी सावधानी ही जरूरी है, और जो पहले हम लोग को सिखा करके गया कोविड की बचाव के तरीके या रहन सहन के तरीके, उसे जो हमने बनाया था उसे अपनी आदत में शामिल करना चाहिए। और हमेशा एक चीज है जो से बोलते हैं हम, रोग प्रतिरोध क्षमता, जो इम्यून मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी है, इम्यूनिटी है, ये न खरीदा जा सकता है बाजार से, न किसी दवा से उपजाया जा सकता है। ये शुरू से डेवलप किया जाता है। न हम अभी गिलोय बोले और दुनिया भर की चीजें जो आ रही हैं कि भाई काढ़ा पियो और वो पियो, ऐसे पियो इम्यूनिटी बढ़ेगा, ये स्टार्ट करना होगा इम्यूनिटी का डेवलपमेंट हमारे बच्चों में, संस्कार के साथ में खान पान का रहन सहन पूरा करने पर, वहां से हमारे पास इम्यूनिटी आएगी। इम्यूनिटी बढ़ाने का बस तरीका वही है, और उसे डेवलप करना है। अभी एक दिन में चाहेंगे कि इम्यूनिटी बढ़ जाए, वो नहीं होगा, इम्यूनिटी लाना पड़ेगा। और ये जो बताया गया सब चीज वही है, इम्यूनिटी बढ़ाने का तरीका उसी में ये है। और अभी जो सर्दी खांसी और बुखार जो हो रहा है, उससे बचने का एकमात्र तरीका है माने एक दूसरे से बचाव ही, जो प्रिवेंशन जो है ना, प्रिवेंशन ही है। उसका क्योर तो कुछ नहीं है, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, हर बीमारी जो आ रही है उसका जो तकलीफ हो उसी के अनुसार दवा देना। वैक्सीन है, जो वैक्सीन लेने में कतरा रहे हो चाहे कर रहे हो, वैक्सीन दिलवाना चाहिए। बच्चों में भी अभी एक जो 12 से 18 साल वाले में जो आया था, उसका डोज भी प्रोफाइलेक्टिक डोज की बात चल रही है। प्रोफाइलेक्टिक डोज हो सकता है शुरू हो जाए, जो बच्चे 2 डोज ले चुके हैं उसे 3rd डोज देने की भी आवश्यकता पड़ सकती है। उसका रिकमेंडेशन है पाइपलाइन में, वो भी शायद आ जाए, या कहीं कहीं तो शायद आने का बात चल ही रहा है, वो आ जाएगा। तो यही बचाव के लिए तो यही किया जा सकता है बस। ये बहुत जिसको बहुत 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 धन्यवाद डॉक्टर साहब। आप दोनों तो डॉक्टर कम लेखक ज्यादा लगते हैं। आप लोगों ने इतना वृत्तांत से अपने बारे में बताया। एक दुखी आदमी हो करके भी लोगों की इतनी सेवा कर रहा है, ये बहुत बड़े महान की बात है। आप लोगों ने जिस तरह से अपने बारे में बताया, ये बहुत ही सोचने वाली और विचार करने वाली बात है। हमारे समाज को गौर करना चाहिए कि ये आदमी जो खड़ा है आपके सामने, जो आज बात कर रहा है, वो खुद कितना परेशान रहा जिंदगी से, लेकिन फिर भी एक अच्छी सोच दे गया समाज को। ये बहुत बड़ी बात है। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। और आज का ये आरोग्य मंच, द ब्रिलियंट वन, आज जो मैसेज आपने समाज को दिया है, ये हमेशा यादगार बना रहेगा। धन्यवाद। धन्यवाद। और अगर किसी का प्रश्न हो तो कृपया अपना अगर हैंड रेज कर पाए या तो ज्यादा बेटर है कि हम लोग उनसे ये कर पाए, और अन्यथा फिर आगे जैसे हमारे साथ प्रशांत दा हैं, शिव शंकर लाल जी हैं, जीके दास जी हैं, नीरज जी हैं, पंकज जी हैं, अगर कुछ प्रश्न हो तो बेटर है, क्योंकि किसके मन में क्या शंका हो, किसके प्रश्न से क्या उत्तर मिले और हम लोग को उससे काफी ज्यादा जानकारी हो, तो
RK सिन्हा RS के नाम से हैं। अब ये जो भी है, अगर बेटर है कि अगर अपनी बात प्रश्न पूछ सके तो ज्यादा बेटर है। चलिए तब, अगर कोई खास प्रश्न अगर मन में नहीं हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि स्वास्थ्य संबंधी हम लोग अगर स्वस्थ हैं अच्छी बात है, और हम लोग अगर इससे लाभान्वित हो रहे हैं तो और अच्छी बात है। JK दास जी संभवतः हमारी जानकारी में अभी भी इंग्लैंड में ही हैं कि इंडिया आ गए हैं, नहीं पता, लेकिन आज इस मंच से जुड़े हुए हैं तो हम चाहेंगे कि JK दास जी भी दो शब्द अपना अनुभव साझा करें और कुछ पूछना चाहें तो बेटर। JK दास जी। सर्वप्रथम सभी लोगों को मेरा प्रणाम। और इस आरोग्यम की कड़ी में जो हमारे डॉक्टर JK मित्रा जी और डॉक्टर अजय कुमार घोष जी ने पहले जो परिचर्चा की है, वो मुझे लगता है कि बहुत ही व्यावहारिक और जीवन में डे टू डे लाइफ में ही बहुत जरूरी है। और इन्होंने एज ए डॉक्टर नहीं बल्कि एज अ जनरल पर्सन, जनरल प्रैक्टिशनर कि क्या हमारी जिंदगी में जरूरतें हैं और आज की लाइफ स्टाइल चेंजेज को ध्यान में रखते हुए, और उस हिसाब से यदि हम लोग फॉलो करें जिंदगी में, तो हम लोग अपनी जिंदगी में सभी स्वस्थ रह सकते हैं और कामयाब रह सकते हैं। और इस परिचर्चा में डॉक्टर मित्रा जी ने जो है एक स्ट्रेस मैनेजमेंट पे जोर जो दिया है, मुझे लगता है कि ये जो है सबसे मूल बात है कि आज की तारीख में कि सबके लाइफ स्टाइल में कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज का स्ट्रेस लगा रहता है, और उसके कारण हम और आप समझ नहीं सकते हैं 10 तरह की बीमारियां, जिसमें आज की तारीख में डायबिटीज जो कि बहुत कॉमन है, जो लोगों को लगता है कि नहीं हमारे खान पान में, स्टाइल में या लाइफ स्टाइल में, और स्ट्रेस मैनेजमेंट का इतना इम्पैक्ट होता है कि आदमी 8 घंटे की पूरी नींद नहीं ले पाता है, वो कोई काम सही तरीके से नहीं कर पाता है। एक दिन यदि वो वॉक पे जाता है, घूमने जाता है, तो 3 दिन जो है वो ऑफ कर देता है। तो इन सभी चीजों के कारण जो है उसका लाइफ स्टाइल, खाने पीने पे कोई मतलब जो है अंदाजा नहीं रहता है। खाना पीना ऐसा हो जाता है कि वो परेशान रहता है। मतलब जो चीज एज के हिसाब से और उम्र के मतलब लाइफ स्टाइल में जो लोगों का कि क्या चीज हमें अपनी जिंदगी में एडॉप्ट करना चाहिए, क्या चीज ठीक है, क्या हम कैसे अपना पाचन तंत्र को सही रखें, डेली हमें सैर के लिए जाना चाहिए। हमारे को जो है इन्होंने थोड़ी बहुत जो बताई कि 90 सेंटीमीटर जो है आपके पेट की जो है परिधि डायमीटर नहीं होना चाहिए। तो दीज आर द मोस्ट बेसिक थिंग जो हमारे को डॉक्टर अजय दा ने और मित्रा जी ने बताया, और इसको हम लोग केवल एक कान से सुन करके दूसरे कान से निकाल नहीं दें, बल्कि इसको हम जो जिंदगी में यदि आप उसको फॉलो करते हैं, तो मुझे लगता है कि एक तरह से समझिए कि आप डॉक्टर वृंद ने हमें एक जीवन जीने का मंत्र दे दिया है, और जो हमें सही तरीके से फॉलो करना चाहिए, क्योंकि ये यदि हम फॉलो कर लें तो हमारी जिंदगी कामयाब हो जाएगी। और मुझे नहीं लगता है कि हमको कोई दवाई की जरूरत पड़ेगी या कोई डॉक्टर के पास जाने की जरूरत पड़ेगी, बल्कि हम जो है, और जिंदगी की में जो है ना नियमितता बहुत जरूरी है। यदि आप सिंसियरिटी से कोई काम करते हैं ना, तो सफलता मिलनी ही मिलनी है। बस यही है कि देर होगी लेकिन अंधेर नहीं होगी, क्योंकि हर आदमी कहते हैं ना कि कोई भी काम करने के पीछे आपको अपना परिश्रम तो लगाया ही, अपना डेडिकेशन भी लगाया, लेकिन वो कब सफलीभूत होगा
nobody can say। इसलिए जो है अपना प्रयास हमेशा जो है निरंतर करते रहे। और देखिए बहुत सारी चीज हमें राजयोग से भी ब्रह्म योग से भी जो है सीखने को मिलती है। और हमारे सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। हमें कोई भी चीज जो है सीखने के लिए कोशिश करती रहनी चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं जो है डॉक्टर अजय दा मित्रा जी आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूंगा, धन्यवाद देना चाहूंगा कि आरोग्यम के प्लेटफॉर्म पे आकर आप अपने समाज के लिए जो काम कर रहे हैं वो एक अपने आप में उदाहरण है और असाधारण कार्य है, जो कि अपने आप को जो है ना आप लोगों को आत्म संतुष्टि देता होगा। और हम लोगों को तो जो दे रहा है वो दे ही रहा है और हम लोग अनुभव कर ही रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और आप लोगों को सादर नमन करता हूं। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद दादा। कि मंच से जुड़ना, उससे अपना जुड़ाव रखना, ये कई लोगों को प्रेरित करता है। और आगे बढ़ते हैं, अगर पुनः चाहेंगे कि किसी का कोई प्रश्न हो तो वो खुद स्वाति दास जी अगर कुछ पूछना चाहें, क्योंकि आपका ये स्वाति दास जी अगर कुछ पूछना चाहे तो पूछें। नमस्कार, मैं स्वाति का हस्बैंड अनिमेश दास बोल रहा हूँ। हाँ बताएं। मैं यहाँ पर ग्रेटर नोएडा वेस्ट में रहता हूँ। जी जी। हाँ, और फिलहाल मैं आज तक में वर्किंग हूँ। अच्छा। तो वहाँ पे मैं सीनियर प्रोड्यूसर हूँ और जी। पूरी फैमिली हमारी लास्ट टाइम पॉजिटिव हो गई थी कोरोना में बुरी तरह से। पापा आईसीयू में एडमिट हो गए थे, मैं अलग पॉजिटिव था, वाइफ अलग पॉजिटिव थी। तो बड़ी मुश्किल से वो मुश्किल वक्त था हम लोगों के लिए। अब मेरी एक छोटी सी बेटी है 4 साल की, ये भी इसको रखना पड़ा था अलग नानी घर में और लगभग 1 महीने तक यही चलता रहा। फिर पापा आए यहाँ पर तो उनको फिर पोस्ट कोविड अटैक हो गया, फिर वो एडमिट हुए। तो उसके बाद से मुझे ऐसा लगता है मुझे डायबिटीज है, तो मेरा डायबिटीज काफी फ्लक्चुएट करता है, काफी बढ़ता घटता रहता है, कभी बहुत ज्यादा कभी बहुत कम। तो मुझे लगता है इसकी वजह क्या है, क्या मुझे कोविड हो गया इस वजह से? डॉक्टर अजय घोष बताएं। नहीं, मुझसे ठीक तो डॉक्टर मित्रा ही बताएंगे जो मेडिकल कॉलेज में है, लेकिन मेरा अपना मानना है कि किसी भी वायरल इन्फेक्शन का कोई ट्रीटमेंट नहीं है। जो तोड़ फोड़ करना था, जो डैमेज करना था, वो करके चला गया। जहाँ तक डायबिटीज के मैनेजमेंट का सवाल है, डायबिटीज में बेसिकली जो बीटा सिर्फ लैंगरहांस है, या तो वो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर से खराब हो जाते हैं या फिर वायरल अटैक में भी उसमें डैमेज आ जाता है। तो इंसुलिन का सिक्रीशन घट जाता है, या जो भी हम लोग दवा लेते हैं ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग या जो भी लेते हैं, वो उतना कारगर नहीं हो पाता है। इस सेल में इंसुलिन का बनना ही कम हो जाता है। ये एक हाइपोथेटिकल आंसर है मेरा, मैं इसे जानता नहीं हूँ। तो मेरे ख्याल से अगर कोविड इन्फेक्शन के बाद किन्हीं को डायबिटीज हो जाता है, या वो रेगुलेट नहीं हो पाता है, इसका कारण ये भी हो सकता है कि वायरल इन्फेक्शन के दौरान आपको वो टिश्यू डैमेज हो गया और उसके बाद इंसुलिन का लेवल घट गया, तो आपको शुगर लेवल बढ़ गया है, जिसके चलते आपकी परेशानी है। लेकिन जो पोस्ट लॉन्ग कोविड के केस आते हैं, हम लोग यहाँ भी आते हैं, या पोस्ट कोविड का जो केस आता है, तो जो वो डैमेज कर चुका है उसका तो फिर रिजल्ट नहीं होता है, लेकिन उसके बाद भी बहुतों को डायरिया हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, IBS की शिकायत हो रही है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम की शिकायत हो रही है, किसी को हेडेक हो रहा है, किसी का मेमोरी लॉस हो रहा है। तो जो भी डैमेज होना था हो गया। उसके बाद तो या तो काउंसलिंग है, तो उसी में लोग इम्प्रूव करते हैं, या जो सिम्टोमेटिक ड्रग है उसी में इम्प्रूव करते हैं। अगर किसी का ब्लड शुगर लेवल बढ़ गया है कोविड होने के बाद, तो बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। एक रीजन मैंने वो भी गिनाया
दूसरा था कि इंसुलिन रेजिस्टेंस का केस बढ़ जाता है। वो जो आपका इंसुलिन बन रहा है वो ग्लूकोज को सेल के अंदर नहीं ले जा पा रहा है, इंसुलिन रेजिस्टेंस का भी केस बढ़ रहा है और बीटा सेल भी डैमेज हो रहा है। इसके चलते भी पोस्ट कोविड पेशेंट को ये फ्रिक्वेंटली के तौर पर हम देख सकते हैं कि फ्लक्चुएट करने लगते हैं। ऐसे मैं डॉक्टर गुप्ता से अनुरोध करूँगा, ही विल टॉक बेटर कि वो डील करते होंगे पेशेंट को लेकर पाए। घोषला ने जो कहा ठीक बात कहा। जो डायबिटीज अनिमेश दा, आप आज तक में है चैनल में? मैं बहुत छोटा हूँ अंकल। हाँ मैं यहाँ मतलब कि आप तो मीडिया से हैं, पहले तो मीडिया से है, मीडिया लोगों को प्रणाम करता हूँ, बहुत ज्यादा प्रणाम करता हूँ। तो आप तो मेरा घर टेल्डिया हुआ। जी हाँ, अच्छा बगल में ही है, मेरा लखनपुर है से तो अच्छा लखनपुर, मेरा टेल्डिया और भागलपुर में है अभी। अब यहाँ नौकरी करने के लिए अब यहाँ पर नहीं, मैं ऐसे कह रहा था। तो बात इसलिए बोल रहा हूँ कि दो मैंने प्रेस में जो रहता है बात में, तो बातें बहुत सारी हो जाती है, आप लोग को टेंशन या तनाव काफी रहता है, खाने पीने का ठिकाना नहीं रहता है। कभी सुबह नाश्ता किए तो दोपहर में खाएंगे कि नहीं खाएंगे, या शाम में करेंगे, कब क्या खा लेंगे, किस दिन पार्टी हुई, किस दिन कुछ हुआ, मैंने खाने की अनियमितता। अगर हम कहें डायबिटीज के बारे में, तो डायबिटीज का एक हम कहते हैं कि 8 स्टेप है, ऑक्टाहेड। और हमें जहां भी अटैक करना है डायबिटीज के लिए, तो 8 फ्रंट पर अगर अटैक हो तो डायबिटीज ठीक से कंट्रोल हो सकता है। इंसुलिन वाली बात तो सही है। 2 तरह की डायबिटीज का भी जो प्रचलन है, जो हमारे कोविड के बाद में हुआ, एक है कि कोविड के पहले से आपको डायबिटीज था, वो अलग है, उसका कंट्रोल गड़बड़ा जाता है। एक है कि कोविड में आपको, कोविड के पहले डायबिटीज नहीं था, लेकिन कोविड के बाद से डायबिटीज हो गया। तो कोविड के बाद से जो डायबिटीज होता है, उसमें पहला कारण हो जाता है कि जो वायरस है वो पेनक्रियास के सेल, जो बीटा सेल, जो हम लोग मेन कंसर्न रहते हैं, बीटा सेल को बचाओ। जब डायबिटीज से बचना है तो बीटा सेल को बचाओ। अब बीटा सेल को बचाने के बहुत सारे तरीके हैं। तो बीटा सेल ही जो है वो डैमेज करते हैं वायरस। ये वायरस जो है कोविड बाद में पता लगा कि लंग नहीं, ये शरीर के हर एक अंग को प्रभावित करता है। मैंने मजाक में चाहे ऐसे भी कहा जाता है कि प्रेगनेंसी छोड़ के ये वायरस सब बीमारी कर सकता है, सब चीज कर सकता है। मेरे शरीर के हर अंग को, स्टार्ट मस्तिष्क से लेके नीचे स्किन तक को अटैक कर सकता है, प्रभावित कर सकता है। मेरी वाइफ का आईज में भी प्रॉब्लम हो गया है मेरी वाइफ। दूसरा है कि मान लीजिए अगर डायबिटीज आपको कोविड के बाद हुआ, तो दूसरा दवाइयां जो प्रयोग में आती हैं कोविड को ठीक करने के लिए, उस दवाइयों से भी शुगर बढ़ने का और ये करने का चांस होता है, चाहे शुगर होता है। और शुगर कंट्रोल करने के लिए अगेन जो हमारे दासदा ने कहा और बोल रहे थे, जो नियम, लॉयलिटी टू योरसेल्फ, सिंसियरिटी एंड डिवोशन, ये काफी जरूरी है डायबिटीज में। नियम और अनुशासन जो है ना, पालन करना, कितना खाना है, कितना खर्चा करना है, ये बैंक बैलेंस है। बैंक बैलेंस में अगर आपका बैलेंस बढ़ रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं तो है, चाहे आप ज्यादा कमा रहे हैं, चाहे खर्चा कम कर रहे हैं। तो अगर शुगर बढ़ रहा है तो ये बातें बहुत जरूरी है कि कैलोरी इनटेक में कहीं प्रॉब्लम है, या कैलोरी जो आउटपुट करना है, जो कैलोरी जलाना है, उसमें कहीं प्रॉब्लम है। और जो दवाइयां खा रहे हैं, अगर दवा वो नहीं कंट्रोल कर पा रहा है, तो दवा का भी है कि प्राइमरी फेलियर और सेकेंडरी फेलियर, ये 2 चीजें हम डायबिटीज में कहते हैं कि दवाइयां शुरू से काम नहीं कर रही है या दवाइयां बाद में काम करना छोड़ दी। तो हम ये चीज को बहुत कम मानते हैं कि डायबिटीज कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, फ्लक्चुएट कर रहा है। तो कहीं ना कहीं इसमें कुछ ना कुछ तो कारण ढूंढना पड़ेगा। चाहे आप अपने आप में ढूंढिए, आपके डाइट में, कि कभी कोई चॉकलेट बच्चा दिया, चॉकलेट खा लिए। आज घूमने जाना था तो नहीं ठीक लग रहा है, पैर दर्द कर रहा है, तो घूमने रोज 4 किलोमीटर जाते थे, आज 2 ही किलोमीटर में वापस आ गए। पानी पड़ रहा है, आज घूमने नहीं गए, तो शुगर का लेवल थोड़ा फ्लक्चुएट हो गई, खर्चा कम हो रहा है। आपने 2 रोटी खाना था, आज सब्जी अच्छी बनी है, 1 रोटी एक्स्ट्रा खा लिया। तो है किसी कोई आपके ऑफिस में आया कि हमारी बेटी की शादी ठीक हो गई, तो आपको मिठाई दिया, तो आप उसको तो एक तरह का ये है, ना नहीं कर सकते हैं, एक मिठाई खा लेंगे। तो इस तरह रोज की घटनाएं इतनी सारी हैं कि उसे ध्यान देना जरूरी है। और 3 बार जब जैसे है, तो जैसे आप टेस्ट कराते हैं ब्लड शुगर, उसके साथ 3 महीने वाला जो टेस्ट है, वो भी बीच से हम लोग बोलते हैं HbA1c टेस्ट या ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन टेस्ट, वो करा के जरूर देख लेना चाहिए कि आपका जो कंट्रोल है वो थ्रू आउट ठीक चल रहा है कि या नहीं चल रहा है। और डायबिटीज अगर है तो उसका कंट्रोल बहुत जरूरी है। ये हमेशा जो भी ट्रायल हुआ, उस ट्रायल से ये तो साफ हो गया कि अगर डायबिटीज कंट्रोल ठीक से है
तो उसका जो भी कॉम्प्लिकेशंस है वो कम होंगे, चाहे हार्ट पर असर हो, चाहे ब्रेन पर असर हो, चाहे आंख पर असर हो, जिस पर किडनी पर असर हो। तो वो जितने भी हैं जो कॉम्प्लिकेशंस ऑफ डायबिटीज है, अगर शुगर ठीक से कंट्रोल रहा तो वो काफी कम होगा। और लॉन्जेविटी में चाहे कोई मॉर्बिडिटी या मॉर्टिलिटी, कोई मैंने जो कॉम्प्लिकेशंस है डायबिटीज का नहीं होगा। डायबिटीज इस तरह से खराब नहीं है जैसे बोलते हैं ना, तो डायबिटीज नहीं खराब है, डायबिटीज का कॉम्प्लिकेशन खराब है। एक को माता कौरवा, जैसे कौरव की माँ, वो तो खराब नहीं थी, लेकिन सहस्त्र पुत्रा कौरवा समान। तो हमारे जितने भी डायबिटीज के जो कॉम्प्लिकेशंस हैं सब कौरव हैं, कौरव के पुत्र के समान, ऑल नोटोरियस ऑल दिए। और माँ बेचारी तो माँ कुछ नहीं, इसलिए माँ इज डायबिटीज, डायबिटीज इटसेल्फ इज नॉट बैड या नॉट हार्मफुल। लेकिन अगर इसके जो इतने भी कॉम्प्लिकेशंस हैं, ऑल द सिबलिंग्स ऑफ ये, तो वो खराब है। इसको कंट्रोल करने के लिए हमें शुगर को कंट्रोल करना पड़ेगा जरूर। तो अपने खान पान का एक डायरी नोट कीजिए, आपने क्या क्या खाया और क्या खर्चा किया, तब शायद आपको पता लगे। फिर दवा को एडजस्ट कराइए, कितना फ्लक्चुएट करता है। फ्लक्चुएट का मतलब है कि कभी नॉर्मल भी रहा और कभी अब नॉर्मल भी रहा। तो ये चीज अगर नॉर्मल रहता है तो नॉर्मल रहना, तो उसी चीज को करना है जिससे कि आपका शुगर लेवल नॉर्मल रहे। तो ये तो खैर डायबिटीज पे बहुत सी बातें हो जाती है। तो ये जिस्ट यही हो सकता है कि शुगर कंट्रोल करने का, या क्यों फ्लक्चुएट करता है इसका कारण में हमेशा दो से एक कहलाता है ब्रिटल डायबिटीज, जो कि ओल्ड एज में काफी ज्यादा पुराना डायबिटीज हो गया, किडनी की खराबी शुरुआत हो गई है, किडनी काफी खराब हो गया, तब उसमें थोड़ा बहुत लेवल जो है फ्लक्चुएट करता है। लेकिन जो डायबिटोलॉजिस्ट है वो कहते हैं कि ब्रिटल डायबिटीज करके कोई टर्म नहीं होता है। You must search the fault, you must search the reason why the sugar level is fluctuating. तो वो चीज ज्यादा जरूरी हो जाता है। फॉल्ट हम ही में कहीं हो जाता है जो कि शुगर कंट्रोल नहीं है। ये के साथ कंप्लीट करूंगा आपका उत्तर। मैं सोचता हूँ कि ये प्रश्न का उत्तर के सवाल, इसके अलावा अगर कोई जानकारी चाहिए तो पूछिए और मैं बताऊंगा। जी ये बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद। चलिए अब हम समाप्ति की ओर बढ़ेंगे, क्योंकि आज तो समय का पता ही नहीं चल रहा है, क्योंकि बड़ी बड़ी बीमारियों को मैनेजमेंट के थ्रू कैसे उसको मैनेज किया जाए, आज इतनी सारी बातें हो रही हैं, इसलिए जाने का मन तो नहीं करता है, लेकिन समय की प्रतिबद्धता तो सदैव रहती है। अब हम आगे हमारे एक दो लोग हैं जिन्हें आदरणीय प्रशांत दास जी हैं, तो चाहेंगे कि अगर उनका कोई प्रश्न हो तो कहें, अन्यथा आशीर्वाद दें और हम आगे बढ़ते हुए इनको समाप्ति की ओर ले जाएं। प्रशांत दास जी। हेलो। हाँ, बोल रहा हूँ। आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। वीडियो शायद ऑन नहीं कर पा रहा हूँ। अच्छा ठीक है, अगर कुछ प्रश्न हो तो बताएं और फिर हम लोग। आपको निहार जी, आपको बाकी सभी सीनियर मेंबरान को हमारी तरफ से शुभकामनाएं कि आज बहुत दिनों बाद एक आयोजन किया गया जिसमें इम्पोर्टेंट चीजें दी गई हैं डॉक्टर मित्रा साहब द्वारा, डॉक्टर अजय कुमार द्वारा। और आज संजोग की बात है कि मैं भी उस वायरल फीवर से आज की डेट में ग्रसित हूँ, इसीलिए शायद आवाज भी थोड़ा भारी पड़ रहा है। जी। हालांकि ठीक है, मेरी तीसरा दिन है, चौथा दिन कल एक्सपेक्टेड है कि ठीक हो जाएंगे। बस विशेष ना बोलते हुए मैं सभी मेंबरान को धन्यवाद देता हूँ, अच्छा आयोजन किया गया। और स्पेशल धन्यवाद श्री आर.के. सिन्हा जो उड़ीसा में रहते हैं, मूल निवासी पाठक डी। अच्छा ज्वाइन किए हैं। हाँ। तो हमें बड़ा अच्छा लगा देख करके। वाह, तो चलिए जी। उनका भी स्वागत है और मैं आशा करूंगा कि वो आगे जब भी मौका मिले जरूर ज्वाइन करा करें। और बस धन्यवाद, ज्यादा बोलना भी जरा सा मुश्किल पड़ रहा है मेरे लिए। नहीं ठीक है, काफी धन्यवाद। अब अंत करना चाहेंगे शिव शंकर लाल जी, आप बराबर एम्स आते हैं और तरह हो सकता है कि कई सारे अनुभवों से आप लैस हैं, अगर आप कुछ बोलना चाहें या तो बेटर है, अदरवाइज हम अब इससे समाप्ति की ओर ले जाना चाहेंगे। शिव शंकर लाल जी।
हेलो, चलिए लगता है शिव शंकर जी से शायद कुछ उनके पास ये बहुत सारा प्रश्न हो या समय का ये तो आज हेलो। हेलो। हाँ 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 प्रणाम। हाँ हाँ बताएं। आवाज डिस्कनेक्ट हो रहा था इसलिए बात नहीं हो पा रही थी, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही थी। हाँ कोई प्रश्न बताएं। प्रश्न तो नहीं, सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि इन लोगों ने ऐसी ऐसी बातें बताई जिसका शायद मेडिकल प्रोफेशन से कोई लेना देना हो या ना हो, लेकिन जो दिनचर्या है हम लोगों की, उस दिनचर्या में बहुत बड़ा योगदान है कि हम लोग धैर्य के साथ सकारात्मक कदम उठाते रहें और अपने जीवन में जो धैर्य धारण करने वाली बात की घोषणा है वो बड़ा ही माकूल लगा। और इस प्लेटफॉर्म पे इस तरह का ज्ञान नॉर्मली मिलता नहीं था, लेकिन आज कुछ विशेष ज्ञान की प्राप्ति हुई, ऐसा मुझे एहसास हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। सही में आज धन्यवाद का ये है उन लोगों के लिए, क्योंकि बहुत सारा डॉक्टर का हम लोग सीधा संपर्क जानते हैं कि बीमारी हो और बातें कहें और चले जाएं, लेकिन आज जिस तरह से उन्होंने अनुभव को साझा किया, पहले ही हमने कहा कि आज वो अनुभव साझा करेंगे, तो सचमुच आज की प्रासंगिकता इसकी रही। और अब विदा लेने का वक्त है, क्योंकि समय बढ़ते जा रहा है, जाने का इच्छा नहीं। हालांकि डॉक्टर मित्रा साहब ने सही कहा कि आज की उपस्थिति के अनुसार तो देखा जाए तो कहीं कहीं 80-82 लोगों के साथ उपस्थित होते थे, उपस्थिति कम रही, लेकिन जिनकी भी उपस्थिति रही वो मंच छोड़ नहीं पा रहे हैं। इतनी सारी अच्छी बातें और ज्ञानवर्धक बातें ही नहीं, जो समसामयिक है और हर दृष्टिकोण से, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से हो, मानवीय दृष्टिकोण से हो, जरूरत है। तो इस अखिल भारतीय राड़ी के इस मंच पर हम पुनः सबों की तरफ से धन्यवाद देना चाहेंगे डॉक्टर अजय घोष जी को, डॉक्टर प्रोफेसर डॉक्टर जेके मित्रा सर को, क्योंकि अजय दा ने जो विटामिन का कितना सुंदर परिभाषा से आज के जीवन को कैसे आगे ले जाना है, जो हम लोग खोते जा रहे हैं, अद्भुत। हम नमन करते हैं ऐसे ज्ञान की बातें। अगर ये मंच सही में आरोग्यम मंच है, जो मन को आरोग्य देता है, शरीर को तो देता ही देता है। इसलिए जैसे हम जानते हैं, कोई कभी कोई सराहना करे या निंदा, लाभ दोनों देता है, क्योंकि प्रशंसा जब देता है तो हमारे लिए प्रेरणा, और जहां कहीं हमको सावधान करता है, निंदा करता है, जैसे भी करता है, तो आगे बढ़ने का सावधान होकर के आगे बढ़ने का अवसर देता है। और जो हम लोगों ने कई चीजों को देखा, नजरअंदाज करना, बर्दाश्त करना और शब्द, ये कई चीज को आज लेके ये मंच जा रहा है, क्योंकि हम जानते हैं कि जिंदगी 2 दिन का है, आपके हक में है, उसका गुरूर मत कीजिए, क्योंकि एक दिन आपके खिलाफ सब्र करना जरूरी है, और वो सब्र आपको आगे बर्दाश्त करने की क्षमता देगा, और वही सब्र आपको नजरअंदाज करने का भी, कुछ ऐसी बातें हों जो हम नजरअंदाज कर सकते हैं। परिवार की बातें जो डॉक्टर कि परिवार सचमुच वो सुरक्षा कवच, जिसमें हम बहुत शांति का अनुभव करते हैं। परिवार हो तो कैसा, जैसे घड़ी की तरह, छोटा बड़ा सभी सुई 12 बजे एक साथ होते हैं। मतलब यह परिवार और समाज जो हमारा होता है, जो हमें हर पल कुछ देता है, बस हमें समझना है कि वो देता क्या है और हमें देना क्या है। और इसी शब्दों के साथ आप सबों को प्रणाम करते हैं। सचमुच वंदनीय ये मंच है। हम धन्यवाद देते हैं अपने जनरल सेक्रेटरी को, जो व्यस्तता के बावजूद भी परमेंद्र जी आ नहीं पाए, और हम लोगों के पास अचानक से कोई विकल्प नहीं था,
लेकिन किसी विकल्प की कमी, उन्होंने विकल्प को पूरा किया और कमी नहीं होने दी। चंदन जी का बहुत धन्यवाद। हम अपने अध्यक्ष महोदय जो सचमुच इधर काफी हेल्थ लेके परेशान थे, लेकिन हेल्थ को आड़े नहीं आने दिया और उन्होंने कई तरह के कार्यक्रम के लिए समन्वय सबको किया है और आगे बढ़ने के लिए हम लोगों को प्रेरित किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। हम इस मंच से जो भी लोग आए सारे लोगों का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि उनकी उपस्थिति केवल उनके लिए ही जरूरी नहीं है, जरूरी है हमारे लिए भी, क्योंकि वही हमें प्रेरणा देता है कि चलिए कुछ लोग तो हैं, आज एक हुए कल 11 होंगे और इसी तरह कारवां बढ़ते हुए आगे बढ़ते रहेंगे। क्योंकि ये जो मंच है वो केवल एक को जोड़ता नहीं है, एक से एक को जोड़ता है और वो जोड़ हमारे लिए आंतरिक शक्ति को, अंतर्मन की शक्ति को बढ़ाए। इसी शब्दों के साथ आप लोगों का आशीर्वाद लेते हुए पुनः आगे आरोग्य मंच के इस माध्यम से आप लोगों से जुड़ना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ त्रुटि हो गई हो, क्योंकि जानते हैं, क्योंकि बोलने का क्रम है, अभी टेक्निकल समय में कहीं कुछ त्रुटि हो भी सकती है। पुनः क्षमा चाहेंगे और आप लोगों से विदा चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों का। सब बड़ों को प्रणाम। चलिए, आज तक में हम सबों लोग का बहुत बहुत धन्यवाद, सबों का बहुत बहुत धन्यवाद, सबों का बहुत 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 शुक्रिया। धन्यवाद। प्रणाम। सबको सुन के बहुत अच्छा लगा। ऐसा आयोजन बराबर होना चाहिए। निश्चित हम रूप लोग आपस में मिलकर करेंगे कि ऐसा हम लोग का सौभाग्य है कि इतना सारा चीज मंच छोटा पड़ गया, आज इतना सारा चीज लेने के लिए आज था। बहुत अच्छा लगा। और जो विषय आपने रखा था वो विषय काफी सामयिक था। हम हर घर में जब देखते हैं कि आदमी मोटापा से ग्रसित है, खाने पीने में परहेज नहीं कर रहा है, व्यायाम को भूल चुका है, तो आश्चर्य होता है कि जान बूझ के हम अपने आप को डाल रहे हैं। जी जी प्रणाम करते हैं जी। ये बंद